जेईई मींस यार ऐसे 1 महीने की प्रिपरेशन नहीं है, जेईई मींस 2 महीने की प्रिपरेशन नहीं है। हो सकता है भाई किसी ने बना दी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी, हाँ 1 महीने पढ़ के निकाल दिया जेईई मींस देख लो तो, पर वो मतलब एक सही तरीका नहीं है इसको करने का। इसको सही तरीका तो 1 डेढ़ 2 साल करने में ढंग से प्रिपेयर करके जितने भी 11th 12th में टॉपिक्स पढ़े अच्छे से करके वो तरीका है। वहाँ पर बस ज़्यादा पैनिक मत करो यार। पैनिक करने के बाद भाई बहुत लोगों के बहुत पेपर्स खराब हो जाते हैं। मैंने बहुत फ्रेंड्स देखे हैं जो मैं तो कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते थे, पर थोड़े से नर्वस हो गए, थोड़े से ज़्यादा पैनिक कर गए, तो इसलिए उनके रैंक्स में बहुत फर्क आ गया भाई। ये लाइन तो अपने अपने घर पे भी, अपने अपने फ्रेंड से भी, आपने मीम्स में भी पढ़ी होगी कि एक बार ये निकालना, आईटी निकालना, फिर तो ऐश ही ऐश है। तो इतनी ऐश नहीं है यार क्योंकि मेहनत तो यार देखो हर जगह पे ही है। मतलब आप आईटी पहुंच जाओ, आईटी से पहले भी, आईटी के बाद भी। JEE Advanced All India rank 133 in 2018 and he is doing computer science engineering from IIT Delhi. This is our guest, Mr. Sparsh Gupta, and today we're gonna learn so many things about JEE Mains and advanced exam. We discuss so many questions that an aspirant have to know before his or her exam, and we're gonna learn so many strategies about JEE Mains and advanced exam. So welcome to Harshil Luthra's channel, and this is the 5th Hindi podcast, and I hope you will love this and learn so many things about JEE Mains and advanced exam. So let's see our podcast. So hello Sparsh bhai, so much सबसे पहले thank you so much भाई आप मेरे चैनल पर आए हो. It's a great pleasure for me कि आप मेरे चैनल पर आए हो. So सबसे पहले thank you so much भाई आप मेरे चैनल पर आए हो यार. नहीं यार, pleasure is all mine. Thanks for calling me. और आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अरे मेरी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि हु इज स्पर्श गुप्ता. क्या कहना चाहोगे यार? ठीक है यार, स्मॉल टाउन बॉय, तुक्केबाजी में आईटी निकल गया, यही स्टोरी है यार। बैकग्राउंड ऐसी 10th तक गली में खेल वेल के बड़े हो गए। 10th में मन किया पढ़ने का, शुरू की पढ़ाई, कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छी गाइडेंस मिल गई और मन लग गया पढ़ाई में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स निकाल लिए, आईआईटी निकाल दिया। अब यहीं पे आईआईटी के अंदर लग गए हैं, रैट रेस के अंदर। तो आपकी एक बार अपनी रैंक के बारे में बता दो, आपकी क्या रैंक थी और कब थी जो रैंक थी? 2018 में दिया था मैंने जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस में 112, 112 और जेईई एडवांस 133। ग्रेट यार. तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो यार, ये जो हमारे स्पर्श भाई है वो 133 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 133 इन जेईई एडवांस एंड 112 रैंक इन जेईई मेंस. तो आपको एक अच्छी नॉलेज देने वाले हैं ये. तो इनका पूरा पॉडकास्ट सुनना, और यार आपको एक पूरा जो डिटेल है, आपको पता है जेईई आपका टाइम आने वाला है, आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं जेईई के बारे में और आपकी अच्छी हेल्प कर देंगे. तो यार सबसे पहला क्वेश्चन स्पर्श भाई, मेरे को ये बताओ, सभी ना अभी ये कह रहे हैं यार जेईई मेंस और जेईई एडवांस में थोड़ा अलग होता है स्ट्रेटेजी वाइज. आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी जेईई मेंस की और जेईई एडवांस? यार जेईई मेंस की डिफिकल्टी लेवल मान लो आप जेईई एडवांस से हाफ है, पर सेम वही बात रही कि जेईई मेंस में आते हैं 90 क्वेश्चंस और 180 मिनट, पर जेईई एडवांस में आते हैं 60 क्वेश्चंस और 180 मिनट। 60 क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं, तो वही मुश्किल बना दिया जेईई एडवांस, पर टाइम ज्यादा दे दिया। तो जेईई मेंस में यार मोस्टली आपका फोकस रहता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर करके क्वेश्चन करके मार्क करके निकलो आगे। चाहे मतलब 90% आप श्योर हो ना कि हाँ ये ठीक है, आंसर ठीक है, तो करके निकलो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल करना है। जेईई एडवांस में ऐसा नहीं है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन मुश्किल है, टाइम लगेगा बनने में 2-3 मिनट, लेकिन आपको दिए हुए हैं, एटलीस्ट आप आराम से लगाओ क्वेश्चन में, अच्छे से आंसर बनाओ। उसमें आपका काफी सारे चॉइस ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है और उसके अंदर इंटीजर टाइप भी आते हैं, तो आपको आंसर जल्दीबाजी में दिखेगा नहीं कि हाँ इन चारों में से ये वाला लग रहा है यार। तो उसमें आपको ढंग से आराम से सारे आंसर निकालने पड़ेंगे और उसमें धीरे धीरे चलना है। तो मेरे जो मतलब भी फ्रेंड्स थे वो यही चाहते थे कि भाई जेईई मेंस और जेईई एडवांस की स्ट्रेटेजी तो आपने बता दी, पर मेरे को ये बताओ कि मेरी जेईई मेंस की जो, अगर मेरा जेईई मेंस क्लियर हो जाता है जब मैं जेईई एडवांस दूंगा, तो मेरे को जेईई एडवांस की प्रैक्टिस तैयारी के लिए अपना कंटेंट जो मेरा वो है, मतलब मेरा जो पूरा ओवर सिलेबस है उसके अंदर मेरे को डीप डाइव करना चाहिए, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए. तो क्या कहोगे यार इस बारे में? पहले तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस क्लियर अगर हो गया तो भाई बहुत बढ़िया, आपको आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, अच्छा आपकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी है। और उसमें बस ये है कि अगर आप अपने पुराने पेपर्स जो अपने कोचिंग सेंटर्स में अगर आपने ऑनलाइन कोई टेस्ट दिया है या फिर आपके अपने जेईई मेंस उठा के देख लो, उसमें चेक करो कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन कौन से एरियाज में। तो जेईई एडवांस में ऐसा है कि कच्चे कंसेप्ट लेके नहीं घुसना हमें। जेईई एडवांस में हमें अपने सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं और बस कंसेप्ट को अगर ढंग से पढ़ लिया ना, देख जेईई एडवांस मुश्किल तो होता है, जेईई मेंस
आपको अगर मैं बोलूँ तो सीबीएसई बोर्ड वाले लेवल के आसपास है जेईई मेंस, वो आप एनसीईआरटी पढ़ के भी निकाल सकते हो। जेईई एडवांस के अंदर आपको थोड़ा सा डीप तो जाना ही पड़ेगा, सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरह आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आप बस आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जेईई एडवांस के लिए। उसके लिए आप हायर लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, पुराने जेईई एडवांस के पेपर उठा लो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा अपने टीचर से पूछो, बस सारे कंसेप्ट समझ लो, ऐसे छोड़ो मत कोई भी कंसेप्ट को, क्योंकि जेईई एडवांस में कुछ नहीं पता कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, और आपको कंसेप्ट अच्छा आना चाहिए, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए वो कंसेप्ट, वरना जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं बनता। तो मतलब आप ये कहोगे कि कंटेंट को डीप डाइव में भी पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक 133 आई है, उसमें आपके टीचर्स का कितना रोल था? यार देख, मेरा तो 100% रोल टीचर्स का ही था, लगा लो 100% रोल पूरा टीचर्स का था, क्योंकि मैं 10th तक बिल्कुल भी इतना कोई ध्यान लगा के पढ़ने वाला बच्चा तो था नहीं, मतलब आई वाज जस्ट लाइक कि आगे थोड़ा सा पढ़ लिया, पेपर से एक दिन पहले पढ़ लिया और 90% मार्क्स आ गए तो ठीक है चलेगा। पर यार जेईई मींस जेईई एडवांस इस टाइप का नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, 2 साल का क्यूमुलेटिव सिलेबस है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा वो सिलेबस की, आपको हाँ एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करने चलना पड़ेगा। जो आपने टॉपिक 2 साल पहले पढ़ा था, क्वेश्चन उसका भी आएगा, जो टॉपिक आपने कल पढ़ा है क्वेश्चन उसका भी आएगा, दोनों टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए। तो मतलब दिमाग में रख के इसमें बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना चलना पड़ेगा। ये इसमें ये स्ट्रैटेजी बनाने में, हमें अच्छे से टॉपिक समझाने में यहाँ पे टीचर्स का रोल आ जाता है। प्रॉपर टीचर्स अगर मिल गए, प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, तो अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के भेजेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे हम पेपर देते हैं कि हमें हाँ 2 साल के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके अंदर से 90% चीजें आती है हमें, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो हम आंसर तो कर देंगे। आपने जब जेईई मेंस क्लियर हो गया था, उसके बाद जब जेईई एडवांस के लिए कोई बुक रेफर भी की थी? क्वेश्चन यही आता है यार, मैं कौन सी करूं? बुक्स तो यार मैंने तो कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी, एक्सेप्ट फॉर द कोचिंग मटेरियल दे प्रोवाइडेड। विद्या मंदिर क्लासेस में मैं था, विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली पीतमपुरा, उन्होंने भाई बहुत अच्छा मटेरियल है उनका, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वही वहाँ के टीचर्स ने मुझे एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स दे दिया, और मतलब इतनी ज्यादा कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं है एडवांस के लिए, बस आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक कोई प्रेफर नहीं करी। मेरे कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई मेरा मेंस तो क्लियर है, 96-97 परसेंटाइल मेरी आ चुकी है, पर क्या मेरे को एडवांस के लिए बुक्स प्रेफर करनी चाहिए या नहीं? क्या कहूँगा यार उनको? मतलब मेंस का यार देख, क्वेश्चन लेवल बहुत हल्का होता है, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाना नहीं पड़ता, फॉर्मूला आया, अप्लाई किया और आंसर निकाल दिया, टिक मार्क कर दिया। एडवांस के लिए तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस एडवांस पेपर्स में से या फिर जो भी कोचिंग में से हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन सारे ट्राई कर लो। एग्जाम्पल्स जो होते हैं कोचिंग बुक्स में, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसके अलावा मेरे ख्याल से तो कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को। अगर हो रहा है कि हाँ मेरा कंटेंट पूरा खत्म हो गया है और मेरे मॉड्यूल्स जो मेरे को कोचिंग मटेरियल जो मेरे को मिला था वो सारा देख लिया मैंने, एनसीईआरटी पूरी याद कर ली, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए, तो अच्छी बुक्स हैं। फिजिक्स के अंदर इरोडोव करके बुक है, और मतलब अच्छी बुक्स मिल जाती हैं वहाँ पे, पर वो सिर्फ तब है जब आपने अपना मटेरियल पूरा खत्म कर लिया। ये नहीं हो कि अपना मटेरियल भाई देखा नहीं, भाई अच्छी बुक्स के नाम सुनने में आ रहे हैं वो कर लेते हैं, पहले अपना पूरा मटेरियल खत्म कर लो और उसके बाद बाहर के बुक्स पे ध्यान। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ले रखी अभी तक, मतलब वो बिना कोचिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मेंस या एडवांस, तो उनको क्या प्रेफर करना चाहोगे? उनको क्या कहना चाहोगे? देख, मेंस के लिए कोचिंग जो है ना, अगर स्टूडेंट है वो खुद से डेडिकेटेड है तो वो कर सकता है अपने आप तैयारी। उसमें देख टीचर्स का रोल क्या होता है कि एक थोड़ा स्ट्रैटेजी लगाते हैं, उन्होंने अपने अंडर 1000 बच्चे निकाल दिए हैं आईआईटी के अंदर, उन्हें पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से प्रिपेयर करना है, 2 साल कैसे चलना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे उलझना नहीं है। पर अगर खुद से मोटिवेटेड है बंदा तो बिल्कुल निकल सकता है। मेंस के अंदर तो आप अपने बस एनसीईआरटीज और स्कूल के अंदर ही फोकस कर लो तो आपका मेंस तो 100% निकल जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, स्कूल के अंदर अच्छे से फोकस कर लिया तो मेंस निकल जाएगा। एडवांस के लिए आपको, अगर आप पुराने ईयर के पेपर स्टार्ट करो, मुश्किल क्वेश्चन ट्राई करो, और अगर नहीं बन रहे और टीचर नहीं है आपके पास तो क्या करोगे? कई बार तो जो एडवांस क्वेश्चन लेके जाओगे स्कूल वालों से भी नहीं बनेंगे, तो उसके लिए आप या तो कोई फ्रेंड या कोई ब्रदर या कोई सिस्टर जो ऑलरेडी आईआईटीएन है उससे आप हेल्प ले लो क्वेश्चन करवाने में, क्योंकि एडवांस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने स्कूल में कभी देखे भी नहीं है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको अच्छी सी गाइडेंस चाहिए होगी। कोई भी हो, आपके पेरेंट, आपके कोई ब्रदर सिस्टर, कोई फ्रेंड, या फिर कोई आपके स्कूल के टीचर जो काफी इंटेलिजेंट आपको लगते हो, जिनके से क्वेश्चन बन रहे हो, उससे ट्राई हेल्प ले लो। पर मेंस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेंस आप एनसीईआरटी और स्कूल के पढ़ाई से अच्छे से निकाल सकते हो।
आपकी कोचिंग का, और आपने बताया आपकी कोचिंग का काफी रोल था, आपकी सेल्फ स्टडी का कितना रोल था? मतलब मैं अगर कहूँ कोचिंग की ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहोगे या सेल्फ स्टडी को, तो क्या कहोगे उसके बारे में? यार देख, कोचिंग वाले क्या करते हैं कि मटेरियल अपना कंटेंट टॉपिक्स आगे बढ़ाते रहते हैं, पर वो टॉपिक्स हम्म। दिमाग में कैसे रहेंगे, वो टॉपिक्स याद कैसे होंगे, वो सब आपको खुद ही करना है। आप हम्म। कोचिंग कितना जा रहे हो? मैं कोचिंग कितना जाता है, 1 वीक में मैं टोटल 8 to 9 आवर्स कोचिंग में होता था। घर पे कितने आवर्स हूँ मैं? 50 आवर्स से ज़्यादा मेरे पास घर पे मेरे को टाइम देना है पढ़ने के लिए। हम्म। तो मेरे पास 40 घंटे मुझे खुद सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी ना यार। तो हम्म। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोचिंग में आपको एक बार टॉपिक पढ़ा दिया, वो टॉपिक आपके दिमाग में ऐसे थोड़ी है कि आपने 2 साल पहले आपसे पूछ लूँ मैं कि आपने ये चीज़ सुनी थी, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, आपको याद हो गई क्या? नहीं याद हो गई आपको ऑब्वियसली। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से बैठ हाँ। के, खुद से दोबारा से नहीं पढ़ोगे जो कोचिंग में पढ़ के आए हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं याद होगी, तो फिर आपको पेपर के टाइम पे स्ट्राइक नहीं होगी। तो सेल्फ स्टडी तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भाई, जब आपने मेंस का पेपर स्टार्ट किया, आपने बताया मेरी 112 रैंक थी, तो मतलब आपने क्या क्या वो ऐसा देखा कि मतलब आपको पहला कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, जैसे मेंस के पेपर में, या फिर दोनों के पेपर में बता दो, मेंस फिर एडवांस, कि पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूं मैं? देख यार, सबकी स्ट्रैटेजी अलग-अलग हो सकती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पहले करता था केमिस्ट्री, फिर करता था फिज़िक्स, फिर करता था मैथ्स। ये किस ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में मेरे को किस-किस में कितना-कितना टाइम लगता है। केमिस्ट्री यार मोस्टली आपकी मेमोरी पावर के ऊपर होता है कि आपने, अगर आपको सारे फॉर्मूलेज़ याद किए हुए हैं आपने सारी केमिकल रिएक्शंस याद की हुई हैं, सारे कंपाउंड्स के नाम याद किए हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने में 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मेरा केमिस्ट्री का पेपर, जैसे अगर आप 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट को भी देते हो, मेरा केमिस्ट्री का पेपर आधे घंटे के अंदर हो जाता है। फिजिक्स का पेपर 1 घंटे में लगाता था मैं आराम से टाइम। तो अब मेरे पास 1.5 घंटा बच जाता है मैथ्स के लिए। मैथ्स के क्वेश्चन लंबे भी होते हैं और उसमें ध्यान से सोचना ही पड़ता है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि पहले भाई जल्दी फटाफट जो मेरे को याद है मेमोरी के अंदर है सारा, केमिस्ट्री के अंदर निकाल के उल्टी करके आ जाऊँगा केमिस्ट्री के अंदर, और फिर फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगा के पेपर सॉल्व करना। ये सबकी स्ट्रैटेजी अलग-अलग हो जाती है। हाँ, वो तो ठीक है। मतलब आपने, जैसे मैं ना कई बंदों को, जितने भी मैंने जो दोस्त देखे हैं ना, मतलब चाहे वो कोई भी आईआईटीएन भी हो या एनआईटीएन भी हो, या फिर जो मेरे सिंपल दोस्त भी थे, वो यही कहते थे यार पहले केमिस्ट्री को करना चाहिए, केमिस्ट्री को करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या लगता था भाई मेरे को, केमिस्ट्री करो या ना करो? तो मतलब मैंने कोई स्ट्रेटेजी भी देखी थी ना, मान लो यूट्यूब पे जब पेपर देने जाने से पहले, तो वो ही कहते थे पहले केमिस्ट्री कर लेना। तो ऐसा मतलब क्या कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है ऐसा? देख, मैंने कोई यूट्यूब वाली स्ट्रेटजी देखी नहीं। मैंने मतलब हमारे मॉक टेस्ट जो होते थे, मैंने उसमें सारी ट्राई करके देख ली थी कि मैं मैथ्स पहले करके ट्राई करता हूँ यार, मैं फिजिक्स पहले करके ट्राई करता हूँ। देख मेरा क्या रिजल्ट रहा था कि अगर मैं जब मैथ्स स्टार्टिंग से कर रहा हूँ ना, तो मैं कोई एक आधे क्वेश्चन में उलझ जाता हूँ और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड में मेरे पास 1 घंटा बचा और मेरे पूरे 2 सब्जेक्ट बचे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसलिए मैं मैथ्स तो अवॉइड करता हूँ स्टार्टिंग में। फिजिक्स से भी ओपनिंग कर सकता हूँ मैं कभी-कभार, पर केमिस्ट्री यार ये है कि जैसे मैं पेपर से पहले अगर मैं फॉर्मूलेज देख रहा हूँ और वो जैसे ही मैंने पेपर सॉल्व करना शुरू किया और देखा वो ये फॉर्मूले मैंने अभी भी पढ़ के आया हूँ, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल शार्प होगा ना एकदम से आप होगा। कि स्ट्राइक होगा, तो 20-30 सेकंड में मैं कर दूंगा सॉल्व। इसलिए मैं, मेरे लिए तो केमिस्ट्री ये था कि मेरे को केमिस्ट्री तो देख यार, मेरे को तो लगता है 80% याद करने वाली चीज़ है। उसमें सारी कंपाउंड्स के नाम और केमिकल रिएक्शन सारी याद करने वाली चीज़ है। तो अगर आपके दिमाग में पहले फटाफट जो भी आपके दिमाग में फ्रेश है, जो आप पढ़ के आए हो, जो सुबह-सुबह पढ़ के आए हो, वो फटाफट फ्रेश करके आ जाओ, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छे से हो भी जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का टाइम मिल जाएगा। मुझे तो इसलिए केमिस्ट्री अच्छी लगती थी पहले करनी। बाकी यार सबका अलग-अलग हो जाता है, जिसको भी आदत पड़ जाती है मॉक टेस्ट में देने की। मुझे इसलिए केमिस्ट्री अच्छी लगती है। मेरे को मेंस में एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए मिनिमम? मतलब अगर मैं जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे को हो रही है, या फिर मैं फंस रहा हूँ, अटक रहा हूँ, तो मैं मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में, इसके अगले क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए? भाई देखिए, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि मेंस में अगर आप पहले डिवाइड कर लो, 180 डिवाइडेड बाय 90 कर लो, 2 मिनट पर क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप हर 2 मिनट पर क्वेश्चन आप लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत है। तो आप 1 मिनट पर क्वेश्चन लगाओ। 1 मिनट में अगर आपका आंसर आ रहा है, आपको पता है कि हाँ मेरा 100% आंसर आ जाएगा, तो फिर खत्म कर लो उसको फटाफट। अगर आपको लग रहा है यार थोड़ा सा लंबा स्टेप है पर मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो क्या करो, जहाँ पे भी आपने रफ वर्क किया ना उसको सर्कल कर लो, उसके ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर डाल दो कि हाँ ये मेरा वर्क है। अगर देखो मैं 1-1 मिनट सब में लगा के आऊंगा, मेरे एंड में टाइम बच ही जाएगा, तो मैं वापस आ जाऊंगा। और बाई चांस टाइम नहीं बचता तो कह देगा कि चलो अच्छा है ना, मैंने इस क्वेश्चन की जगह इस क्वेश्चन में टाइम लगाने की जगह 2 आसान वाले क्वेश्चन जल्दी कर लिए। तो 1-1.5 मिनट से ज्यादा एक भी क्वेश्चन में अटको मत। मेंस तो आपका पूरा गेम स्पीड का है, उसमें आपको क्वेश्चन देखना है, अगर आपसे बन रहा है, आपको पता है कंसेप्ट अच्छे से याद है, फटाफट बना के नेक्स्ट क्वेश्चन चल लो। कोई भी डाउट आ रहा है, अपने वर्किंग को सर्कल करो ताकि दोबारा ना करनी पड़े, आखिरी में टाइम बच गया तो आ जाना वापस। मींस में 1-1.5 मिनट से ज्यादा एक भी क्वेश्चन में मत लगाओ। और एडवांस में क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? एडवांस एक पेशेंस वाले। एडवांस में तो आपके, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन गए तो आप बहुत जीनियस हो। तो मोस्टली आपसे
बहुत 40-50 क्वेश्चन बनेंगे आउट ऑफ 60, तो उसमें आप आराम से टाइम लगा सकते हो, 2-3 मिनट, एक 3-4 मिनट भी लगा लो मैथ्स के क्वेश्चन में। तो एडवांस में तो आप पेशेंटली कर लो क्वेश्चन, एडवांस में कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में बहुत टाइम था, एडवांस में कोई दिक्कत ये थी कि भाई जो क्वेश्चन नहीं बन रहे वो क्वेश्चन की कंसेप्ट ही नहीं आ रहे। एडवांस में टाइम की कमी नहीं थी, मैं इसमें मेंस में टाइम की कमी थी। मेंस में 112 जो रैंक आई है वो इसलिए आई है मेरे मैथ्स के 2 क्वेश्चन छूट गए थे, तो मेरे को आज तक रिग्रेट होता है, वरना भाई डबल डिजिट रैंक आ जाती। पर हाँ, इसमें मेंस में टाइम की दिक्कत होती है, एडवांस में आपको टाइम की दिक्कत कोई नहीं आएगी। मेरे को एक क्वेश्चन में करते करते मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मेरी अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो अब मैं उस कैलकुलेशन मिस्टेक पे ही अटका रहूं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाऊं, क्या करना चाहिए मेरे को उसके बारे में? मतलब मैं उसको बार दोबारा देखूं या नहीं? वही है यार कि देख, अगर तेरे 1-1.5 मिनट ऑलरेडी यूज हो गए हैं, फिर भी और तेरे को अभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो हो सकता है ना कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो, थोड़ा दिक्कत ऐसे। इसमें मेंस में 90 क्वेश्चन सेम डिफिकल्टी लेवल के तो है नहीं, वो तो दिए हुए हैं, तो हो सकता है एक क्वेश्चन 4-5 मिनट का हो सकता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट का हो, तो 4-5 मिनट वाला एंड में करेंगे यार हम क्वेश्चन, 1 मिनट वाले 4 क्वेश्चन पहले खत्म करके आ जाएंगे। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो, और तेरा टाइम ज्यादा यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 20-30 सेकंड में देखो पकड़ में आ गई, तो चला जा ठीक कर ले, फ्लो तेरे को बस तेरे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ तेज निकलना है। मेरे को एक क्लॉक, एक वॉच ले जाना, देखते रहना, हाँ 2 मिनट हो गए भाई, निकल इस क्वेश्चन से, इसमें और अटकना नहीं है, वरना मेरे बाकी के क्वेश्चन छूटेंगे। मेरे को एक और बच्चे का डाउट था, वो ये कह रहा था कि भाई क्वेश्चन करते करते मेरे को 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, बट अच्छा, मेरी कभी कभी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, कभी मेरा कोई कंसेप्ट हिल रहा है, वहां पर दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम पर मेरे को अपने आप के दिमाग में कैसे अपने आप को बना के कूल माइंडेड रखना चाहिए कि मतलब या तो मैं उसको उस पे मतलब प्रेशर बना के रखूं अपने दिमाग में, या फिर मैं उसको छोड़ के आगे चलूं, कैसे मेरा दिमाग में वर्क करना चाहिए, मैं उसी को ही लगा रहूं उस पे? जैसे आपने कहा कि 1.5 से 2 मिनट लगा लो, तो उसमें फिर क्या कहोगे बच्चों को? हाँ तो भाई वो मतलब उस बच्चे को कहना चाहिए कि यार आपसे ऑलरेडी एक छोटी सी गलती हो गई कि आपको 5 मिनट एक भी क्वेश्चन में नहीं देने मीन्स के अंदर। अगर आपने बाई चांस दे दिया, आपको मतलब मजा आ रहा है क्वेश्चन, हाँ पता नहीं चला टाइम का, तो ठीक है। अगर अब आपको रियलाइज हो गया थोड़ा टाइम लग गया, 5 मिनट लग गया, तो कह दो यार अभी ये जो एक सिंगल पेपर है ये बहुत देर तक चल, मतलब ये सिंगल पेपर आपको पूरा एंड तक अपना खत्म करना है, क्योंकि ये आपके आगे कॉलेज ऑलरेडी डिसाइड करेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में मजे नहीं लेने, इसको सर्कल करो, बाद में आएंगे इस पे वापस, 5 मिनट लग गए। और ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसमें क्या हो जाता है कि सब बच्चों को कई बार एंग्जाइटी आ जाती है कि हाँ यार ये मतलब एक सिंगल पेपर है, मेरे को पूरा एंड तक यार मेरे पूरे कॉलेजेस डिसाइड करेगा, मेरे पूरा आगे करियर बनाएगा, इसको मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरा। तो वो एंग्जाइटी वाले पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसको एंग्जाइटी अगर आपको हो रही है, पैनिक में हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए आप मॉक टेस्ट दो बहुत सारे, ताकि आपको एंड में भी जो पेपर देने जाओ आपको लगे हाँ दिस इज अनदर टेस्ट दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन। 90 क्वेश्चन वाला 180 मिनट का मैंने टेस्ट दिया हुआ है। बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, उससे आपको वो भी मतलब पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, टाइम पता चल जाएगा, क्वेश्चन कितना देना है, और ये एंग्जाइटी पैनिक वाला जो कई बार फैक्टर आ जाता है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक किस्म से अपना प्रेशर खत्म हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए और फिर वो जब आप फाइनल पेपर भी देने जाओगे तो भी लगेगा कि आप मॉक टेस्ट ही दे रहे हो एक किस्म से। अब एक क्वेश्चन ये आता है यार कि जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आपको पता है कि वहां पर पहले कुछ डिटेल्स दी रखी होती है कि भाई अभी आपका पेपर स्टार्ट होने में 5 मिनट है, आप इसमें वो पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हो। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, जब मेरे पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो मेरे को अपने पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, या फिर मैं एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करता जाऊं फिर बाद में देखी जाएगी? मतलब पहले क्वेश्चन में ये देखूं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं बाद में ऐसे करूं, मतलब 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, तो 25 के 25 क्वेश्चन को मैं पहले देख लूं, उसके बाद सोल्व करना शुरू करूं, या मतलब स्टार्टिंग से करता जाऊं? मेरे हिसाब से यार ये वाला जो स्ट्रेटजी है कि सारे पहले देख लो क्वेश्चन, उसके बाद जो मेरे को लग रहा है कि हाँ आसानी से हो जाएंगे, वो यार एक थोड़ी एमेच्योर सी स्ट्रेटजी है। मतलब कोई पहली बार दे रहा है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में एक ऑलरेडी क्लॉक चल रही है कि हाँ मेरे को एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा देना नहीं है, तो आपको पता है कि आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन एक बार रीड तो कर ही लोगे, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे स्टार्टिंग में इनिशियली रीड करने की क्या जरूरत है। तो ये एमेच्योर स्ट्रेटजी किसके लिए काम आ जाएगी, जिसको पता है कि हाँ यार मैं किसी क्वेश्चन में उलझ गया तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी, मेरे को पता नहीं चलेगा कब छोड़ के जाना है, 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे एक क्वेश्चन में। तो उसके लिए ठीक है ये कि हाँ एक बार देखो उस वाले क्वेश्चन को पहले से देख ले, तो हाँ ये मुश्किल लग रहा है, इसमें उलझूंगा ही नहीं मैं। पर ये एमेच्योर स्ट्रेटजी है यार, अगर आपको ऑलरेडी दिमाग में बैठ गया कि आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा रुकना ही नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को देख एक एक करके पढ़ते जाओ, उससे जल्दी जल्दी 2 मिनट में बन रहा है तो बनाओ और क्वेश्चन मार्क करो, वरना आगे ऐसे आगे से पढ़ने में तो टाइम वेस्ट ही होगा मेरे हिसाब से। तो मतलब आपके ये कहोगे कि भाई स्टार्टिंग में सीधा पढ़ते जाओ, देखी जाएगी, फिर आपको खुद को पता है क्योंकि आपने एक टाइम मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, अब यही सबसे बड़ी बात आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती कैसे भी, कई बार आप ये आपने तो कह दिया
कि 1 मिनट मैंने लगा दिया था, पर अब जो बच्चे हैं उनसे नहीं हो पा रही, तो आप उनको क्या एक वो बताओगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रखें? देखो यार, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट की डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम होगी, और मॉक टेस्ट में तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ 1 मिनट में क्वेश्चन बन नहीं रहा है, एक मिनट सबके अंदर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे से कोई भी एक भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, और सारों के आंसर नहीं मार पा रहे। ठीक है, थोड़ा सा रियलाइज करो कि हाँ मुझे स्पीड में इंप्रूव करना है, वो करते जाओ। बाई चांस बाय द डे ऑफ मेंस आपकी स्पीड आपको लगता है कि इंप्रूव नहीं हुई है, तो ठीक है, तो 1 मिनट वाला फिर वो फंडा छोड़ो। उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि आप 1 मिनट लगा के सारे क्वेश्चन देख लिए, एक भी ढंग से नहीं किया, 0 नंबर आ गए, तो वो उसकी जगह फिर ठीक है, जितने आपसे अगर 3-4 मिनट में एक क्वेश्चन बनता है, तो वो 3-4 मिनट लगा के क्वेश्चन बनाओ और उसको सॉल्व करते करते चलो, जितने हो गए आपसे उतने ठीक है। वरना अगर आपको स्कोर चाहिए मेंस के अंदर, तो आपको वोली स्पीड पे तो वर्क करना ही पड़ेगा अपनी, कि आपको 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म करना है। वरना अगर आपको अपनी स्पीड पे वर्क नहीं करोगे, तो फिर फोकस कर लो कि जो भी क्वेश्चन करो ढंग से करो। फिर भी यार उसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी जिसको भी लग रहा है कि मेरे से 3-4 मिनट में ही बन रहा है, मेरे से 1 मिनट में क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तो वो भी भाई 5 मिनट से ज़्यादा तो किसी भी क्वेश्चन में मत दे, क्योंकि 5 मिनट तो मतलब यार 36 क्वेश्चन तो है, 36 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है मेंस के अंदर, तो 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में मत दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 2-3 मिनट में आंसर आ जाएगा और 1 मिनट में आंसर नहीं आएगा, तो लगा लो 2-3 मिनट, कोई बात नहीं, मतलब कम से कम 4 मार्क्स आएंगे तो सही, पर फिर भी अपनी स्पीड पे वर्क करो, क्योंकि आपको दो मेंस के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते यार। मेंस के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आ जाएगा आपको, अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें सोचते रहो हाँ मैंने ये चीज़ याद की थी, इसमें ये चीज़ याद की थी, उसमें टाइम लग जाता है। मेंस के अंदर क्वेश्चन होते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, तो उसके अंदर अगर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि आता है, तो आप 1 मिनट में करके निकल लोगे, और आपको नहीं पता तो आप अटके रहोगे इसके अंदर। तो अटको मत किसी भी क्वेश्चन में, पहले सारे एक एक करके चलते रहो, आगे एंड में आगे आने के बाद फिर सोचने लग जाओ कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ से कुछ आ जाए मेरे को याद। तो अब जैसे आपको पता है कि मेंस और एडवांस पेपर, मेंस के पेपर में सिंगल करेक्ट एमसीक्यू होते हैं, पर एडवांस पेपर में डबल और ट्रिपल करेक्ट एमसीक्यू भी होते हैं, तो मेरे को तुक्का कितना मारना चाहिए आपके हिसाब से? देखो यार, तुक्का जो होना चाहिए वो होना चाहिए लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी 5-6 मिनट में। आपको ऐसे फोकस नहीं करना चाहिए हाँ मैं तो इस सारे क्वेश्चन में तुक्का ही मार के आऊंगा। पहले अपने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, और उसके बाद नहीं बचता तो देखो प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं इसमें, कि मेंस के अंदर जो है आपके एक क्वेश्चन में ठीक होने के मिल रहे हैं आपको +4, गलत होने के मिल रहे हैं -1, तो आपकी प्रोबेबिलिटी में आपको फायदा ही हो रहा है, तो उसमें पर ये फिर लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। पर मेंस में आप तुक्का मार सकते हो, तुक्का भी अगर मार रहे हो तो थोड़ा स्मार्ट तुक्का मारो, कि आपको पता है कि हाँ ये 2 ऑप्शन में तो नहीं होगा, ये इन दोनों ऑप्शन में बचा है, तो इसमें क्या होगा, तो ठीक है मेंस में तुक्का मारना यार ठीक है, थोड़ा सेफ है। एडवांस में तुक्का मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एडवांस में जैसे मुझे आजकल की स्कोरिंग नहीं पता, पर शायद मेरे टाइम पे थी +5 -2, तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका लॉस ही हो रहा है तुक्का मारने में, तो उसमें रहने देना। उसमें जैसे एक पार्शियली करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको जितने आंसर्स बन रहे हैं वो बना दो, जितने वो मार्क कर दो, और जो आपको अनश्योर है कि हाँ ये है या नहीं है, वो प्लीज मत मार्क करके आओ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ और आपने मार्क कर दिया तो पूरे -2 हो जाएंगे, तो इससे अच्छा आपको पार्शियल मार्क्स लेके थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहो। बाकी मेंस में थोड़े बहुत ठीक है तुक्के मारने, पर भाई कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो, और उसके बाद अगर लास्ट रिजॉर्ट बचे तो मानना। मतलब आप ये कहना चाहोगे कि अगर तुक्का मारने का, जैसे स्मार्ट तुक्के वाली बात करी आपने, तो आप मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी घटा के, जैसे अगर आपका नुकसान, मतलब आपका अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 75%, ठीक है, बट अगर आपने 2 एमसीक्यू पहले एलिमिनेट कर दिए तो आपकी उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी 25% या ऐसे, यही कहना चाहोगे? बिल्कुल। तो अब जैसे आपको पता है कि अभी कुछ दिनों में हमारे 2 से 3 दिनों में हमारे जेईई के मेंस के एग्जाम है, ठीक है, तो मेरे को एक दिन में कितना घंटे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखो ये जो टाइम है, इसमें तो आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए। अब तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, 1-2 पेपर करने चाहिए बस, अपने सैपरेट थोड़ी फॉर्म बनाना चाहिए, 3-3 आवर्स की सिटिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कि आपको 3 आवर्स की सिटिंग है कि नहीं है, कभी आपको बीच बीच में भूख, पानी की वगैरह प्यास तो नहीं लगती, तो 3 आवर्स की सिटिंग की प्रैक्टिस बना लो। कोई भी रैंडम मॉक टेस्ट शुरू करो। अभी अगर सिलेबस रह रहा है यार, तो मैं तो कहूँगा कि उसको छोड़ो, पुराने जो सिलेबस है उस पर फोकस करो, उसको अच्छे से पक्का कर लो, कहीं ये नए सिलेबस के चक्कर में पुराना ना भूल जाओ। और अगर आपका सिलेबस पूरा ढंग से हो चुका है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने 2 साल पढ़ लिया है, मस्त पढ़ लिया है, तो बस दिन में 2 टेस्ट दे लो, एक नहीं देना 2 टेस्ट दे लो, 3-3 आवर्स की सिटिंग में, एक सुबह दे लो एक शाम को दे लो, और प्रॉपर सिटिंग बनाओ, कोशिश करो कि बीच में वॉशरूम, पानी, भूख ना लगे,
लगे तो ठीक है, पर कोशिश करो, क्योंकि ये भी भाई क्रूशियल सेकंड्स होते हैं, ये भी खत्म हुए तो फिर दिक्कत हो सकती है। मतलब एक आधा क्वेश्चन पूरा छूट जाएगा, एक क्वेश्चन से हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। बस आखिरी दिनों में तो यही है, और थोड़ा चिल करो यार, आखिरी दिन है अभी, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ये भी अनदर टेस्ट है, पूरी लाइफ थोड़ी है जेईई मेंस। तो कोशिश करो अच्छे से मूड में जाओ, अच्छा सोच के, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को किसी भी टॉपिक है या किसी भी चैप्टर है उसके नोट्स बनते हैं, और एक शॉर्ट नोट्स बनते हैं जो मेरी लास्ट टाइम रिवीजन काम आते हैं, उस टाइम उसको मैं कैसे प्रिपेयर करना चाहूँ, या आपने वो चीज बनाई थी, वो आपको हेल्प करी या नहीं, ये बता दो मेरे को। मैंने बनाई थी यार, और मुझे बहुत हेल्प की वो। मैं तो सारे क्लास के बना दिया, और एंड में मैंने एक नोटबुक पे सारों के मतलब जो क्रूशियल फॉर्मूलेस थे उनके रिलेटेड एक आधा छोटा छोटा क्वेश्चन भी लिख लिया था। तो एक नोटबुक बन गई थी वो, उसमें मैंने बुक मार्क्स लगा लिए थे हर एक टॉपिक के, मुझे देखना हो। 2-3 टॉपिक्स होते हैं जिनके फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ती है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं जिनके फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं। तो वो बुक अच्छी रहती है, 1 घंटे के अंदर फटाफट एक बार देख लो सारे फॉर्मूले, दिमाग में एक बार ही टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाते हैं वो, और फिर पेपर में अच्छी तरह याद आ जाते हैं। तो अच्छी चीज़ है वो, अच्छी हैबिट है। एक नोटबुक पे अलग से छोटे छोटे फॉर्मूलेस लिख लेने इंपॉर्टेंट। जैसे मेंस का तो काफी गंदी हैबिट है कि एक क्वेश्चन को ये घुमा फिरा के देते रहते हैं, बहुत बार याद है एक सिंगल क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी आया था। तो मेंस के क्वेश्चन सारे करके जाना पुराने ईयर के, छोटे छोटे क्वेश्चन उस वाली नोटबुक में भी लिख लो एक आधा, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मतलब जो आपके नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले ही लिखने पड़ेंगे, कुछ कंसेप्ट्स भी लिखना पड़ेगा? जैसे कहते हैं ना कुछ कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, टीचर्स बता देते हैं कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पेपर में आ सकती है, तो वो चीज भी आपको लिखनी चाहिए, उसके सिर्फ फॉर्मूले ही लिखने चाहिए? हाँ बिल्कुल लगाओ, मतलब जिससे जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़ा है, उसके लिए 4 पेज तक स्पेयर कर लो, ठीक है? एक टॉपिक के 4 पेज स्पेयर कर लो, उस 4 पेज में जो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लगे, एक आधा क्वेश्चन लगा कि बार बार रिपीटेटिव आ रहा है इसी का दूसरा फॉर्म, एक आधी लाइन जो टीचर ने बोली काफी क्रूशियल लाइन है, इसमें से बन जाते हैं, एक आधे छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, एक टॉपिक के 3-4 पेज अलॉट कर लो, और ऐसे 3-4 पेजेस के सारे एक नोटबुक के अंदर सारे टॉपिक्स के कुछ लिख लो, और उससे वही फिर एकदम से जब पेपर से सुबह 1 घंटा पहले अगर एक बार देखोगे उसको, तो सारा के सारा एकदम दिमाग में वापस आ जाएगा कि 2 साल पहले हमने क्या पढ़ा था, 2 साल के अंदर क्या पढ़ा। केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सभी रिएक्शंस को याद करना इतना ही आसान नहीं है, आपने कैसे वो किया था? रिएक्शंस तो देख, मतलब देख, जैसे अगर लोग बोलते हैं कि सबको याद ही करना पड़ता है, पर इतना भी ऐसा नहीं है याद करने पड़े। अगर कोई अच्छा टीचर हो तो वो लॉजिक भी बता देता है कि क्यों ये रिएक्शन ऐसे परफॉर्म कर रही है। तो जैसे हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे बहुत बढ़िया थे, उन्होंने मतलब हमें छोटे छोटे लॉजिक बता दिए थे कि हाँ ये रिएक्शन ये ऐसा क्यों कर रही है, तो हम रिएक्शन खुद ही बना लेते थे अपने आगे की, हम खुद प्रेडिक्ट कर लेते थे कि ये रिएक्शन ये करेगी। ठीक है, अगर किसी को लॉजिक बनाने में दिक्कत आ रही है तो हाँ थोड़ी सी रिएक्शन से याद करनी पड़ेगी यार, पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री को सबसे पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पेपर से पहले वो केमिस्ट्री की रिएक्शन एक पेज पे लिख के रख लो, जस्ट पेपर से पहले पढ़ के चले जाओ, वो उसमें से 10 में से 8 रिएक्शन तो याद रहेंगी, उनके अगर क्वेश्चन आके फटाफट कर दो। ग्रेट यार, ग्रेट। एक जैसे अब जेईई मेंस का टाइम है, एडवांस का टाइम है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स में आपको क्या कहना चाहोगे कि क्या क्या वो होने चाहिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? जैसे एक होता है कोनिक सेक्शन जैसा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, और यहाँ पर मेरे को प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर फोकस करना चाहिए, कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर फोकस करूँ, क्योंकि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। मुझे यार अभी तो ये याद नहीं है कि कौन से टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, पर एक होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न सा रहता है कि हाँ इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आएंगे, और इस टॉपिक के क्वेश्चन आसान होते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। वो आप क्वेश्चन वो पैटर्न एक बार निकाल लो नेट से, और उससे उसके हिसाब से देख लो कि जिस भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन अभी करंटली रिसेंट टाइम में 3-4 दिन रह रहे हैं, तो उसी को प्रैक्टिस कर लो ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना आए उस वाले सेक्शन आने में। पर यार किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है पेपर में कौन सा क्वेश्चन किससे आएगा, वो तो ठीक है, फुल प्रिपेयर होकर चलो, मैं तो यही कहूँगा। अब जैसे एक तरफ हमारे स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शन जैसे चैप्टर, बड़े चैप्टर है, वहां से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। मैंने पिछले जब प्रीवियस ईयर पेपर देखते तो वहां पर होता था ऐसा, 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते थे। पर अब मैं उसकी जगह वहां पर जो मेरे को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा उन चैप्टर्स को, वो ज्यादा टाइम भी लगेगा, उनकी जगह मैं 4 से 6 चैप्टर प्रिपेयर कर लूँ, या फिर उन दोनों चैप्टर को स्ट्रेंथन करूँ, क्योंकि वहां से भी 4 क्वेश्चन आएंगे और वहां से भी मैं 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूंगा। तो क्या कहोगे इन दोनों पे? देख आइडियल तो आंसर तो यही है कि दो प्रिपेयर करने तेरे को, पर अगर तेरे को चॉइस ही करनी है तो फिर आसान वाला उठा ले, अगर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आसान वाला चैप्टर उठा, और उसके क्वेश्चंस के तेरे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसके बन जाएंगे तो वो प्रिपेयर कर।
पर आइडियल तो यही है यार, दोनों कर ले, क्योंकि जेईई मेंस यार ऐसे 1 महीने की प्रिपरेशन नहीं है, जेईई मेंस 2 महीने की प्रिपरेशन नहीं है। हो सकता है भाई किसी ने बना दिया अपनी कोई सक्सेस स्टोरी, हाँ 1 महीने पढ़ के निकाल दिया जेईई मेंस देख लो, तो पर वो मतलब भाई सही तरीका नहीं है इसको करने का। इसको सही तरीका तो 1 डेढ़ 2 साल करने में ढंग से प्रिपेयर करके, जितने भी 11th 12th में टॉपिक्स पढ़े अच्छे से करके, वो तरीका है। आपने अपनी जो एडवांस की प्रॉब्लम थी उनको कैसे कैसे टैकल करना शुरू किया, कैसे कैसे किया? मैंने एडवांस का पेपर कैसे सॉल्व किया? हाँ, थोड़ी स्ट्रेटजी दे दो थोड़े बच्चों को तो ज्यादा सही रहेगा। देखो यार, 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, 1 घंटे का बीच में गैप होता है, तो थोड़ा मतलब है तो स्ट्रेसफुल ही है। 6 घंटे के पेपर इतने आदत नहीं है, पेपर भी इतना मुश्किल होता है, और एक पेपर के बाद दूसरे पेपर करने का मन भी नहीं करता। अगर पहले पेपर पूरा चला जाए तो उसके बाद तो और दिक्कत हो जाती है कि अरे यार खराब हो गया। तो पहली तो यही बात है कि पहला पेपर कैसा मर्जी जाए, दूसरे पेपर में बिल्कुल फ्रेश होकर जाना है, कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए पहले पेपर कैसा भी गया, मेरा अच्छा गया बुरा गया, दोनों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको दूसरा पेपर एज अ फ्रेश पेपर स्टार्ट करो, बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक है, कुछ खा पियो, बीच में आप दोबारा से अपनी वो निकालना शुरू करना कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए था, इसमें फ्रेश करो। आपकी आपकी जितनी पढ़ाई थी पूरी हो चुकी है, सेकंड पेपर को खराब नहीं करना आपकी। और क्वेश्चंस जैसे दोनों पेपर में अच्छी खासी डिफिकल्टी के होते हैं, 2-2 3-3 मिनट लगते हैं हर क्वेश्चन में, तो अगर लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फंस गया यार 3-4 मिनट हो गया, तो ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा के उनको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, लेकिन कोशिश करो सिली मिस्टेक ना करो। इंटीजर चॉइस जैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है इधर उधर डेसिमल की, और इतना, लेकिन उसमें काफ़ी वो देते हैं, मार्जिन देते हैं, तो इतनी भी कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि इंटीजर चॉइस बिल्कुल आपको पिन पॉइंट जो अपने मार्क करना है फिल इन द ब्लैंक्स वो एक्जैक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, जैसे अगर 0.5 आंसर है तो 0.4 से 0.6 दे देंगे, तो अगर आपका आंसर कुछ भी आ रहा है, पर आपको बस इसमें जैसे मेंस में क्वेश्चन, मेंस में जो ट्रिक थी वो थी, ट्रिक थी कि आपको जल्दबाजी में करना है सारे क्वेश्चन, आपको 2 मिनट का दिमाग में टाइमर रखना है, जल्दी करना है, इसमें आपको आराम से काम लिया आंसर तक पहुंचना है, और 4-5 मिनट आराम से दे दो। अगर आपको जैसे अगर आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही नहीं आता तो आप उसको बाद में अटेम्प्ट कर लो, वरना आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो उसको आराम से सॉल्व करो 2-3 मिनट लगा के, और बीच में अच्छे से ब्रेक लो। कुछ पेपर 1 का स्ट्रेस पेपर 2 में नहीं जाना चाहिए, पेपर 2 बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बस ये है। अभी पेपर के टाइम पर भी होती है और अब भी हो रही होगी, बच्चों को स्ट्रेस बिल्ड होता है, तो आपने कहा कि पैनिक नहीं करना, उस टाइम पर भी पैनिक करना बहुत बहुत वो हो जाता है, पेपर खराब भी हो जाते हैं कई बार, तो आप अभी उनको एक टिप दे दो जो शायद उनको पैनिक ना करने पड़े, या फिर कुछ भी ऐसा बता दो जो शायद यार वो हेल्प हो जाए उनकी। तो यार वैसे तो ये जो ऑनलाइन इस बार हुआ है सारा कुछ, ऑनलाइन कोचिंग हुई है, ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, तो मतलब उसमें जो एक क्रूशियल जो फैक्टर होता है कि फ्रेंड्स और टीचर्स का जो फ्रेंडली फेसेस अगर आप देखते हो, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। पर कोई बात नहीं, ठीक है, पूरी दुनिया ही सफ़र कर रही है, बहुत लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अगर इतना भी नहीं किया तो ठीक है, घर पे हम फैमिली के साथ हैं, सारे अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के रहो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो। अगर कोई घर वाले परेशान कर रहे हैं कि हाँ पढ़ाई कर 5 दिन में पेपर आ रहा है, 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई कर, जल्दी उठ पढ़ाई कर, उनको कहे कि थोड़ा रिलैक्स करो, मेरे पे अभी स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा थोड़ा माइल्ड जो आपने नोटबुक बनाई है, अगर आपने पुराने रिविजन की वो करो, बीच बीच में एक आध मॉक टेस्ट पेपर कर लो, किसी पुराने स्कूल के फ्रेंड से कॉल कर लो, थोड़ा सा कुछ बाहर जाके कोई आउटडोर गेम अगर कोई कोई खेल रहा है तो मास्क वास्क पहन के खेला। पर इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई, जितनी तैयारी है बहुत है, उस तैयारी को भी तो अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो उसी तैयारी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जितनी तैयारी हुई उसके भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो जितनी तैयारी हुई उसको कॉन्फिडेंट रखो, हाँ मेरी तैयारी से क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का करके आऊंगा, नहीं तैयारी से क्वेश्चन आया तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे उसके बाद क्या होगा उसका। अच्छा है मेरे लिए तो, बल्कि मैं अपने जो मेरे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहा है उस पर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मेरे को। पर बस ज़्यादा पैनिक मत करो यार, पैनिक करने के बाद भाई बहुत लोगों के बहुत पेपर्स खराब हो जाते हैं, मैंने बहुत फ्रेंड्स देखे हैं जो मैं तो कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते थे, पर थोड़े से नर्वस हो गए, थोड़े से ज़्यादा पैनिक कर गए, तो इसलिए उनके रैंक्स में बहुत फर्क आ गया। तो बस दिमाग की स्टेट अच्छी रखनी है यार, घर पे भी अच्छे माहौल रखो, सारे मिल के रहो। ग्रेट यार, आपने एक अच्छे टिप दे दी बच्चों को। अच्छा, एक अभी आपको बता रहा हूँ 20 से 21 से मेरे जेईई मेंस एग्जाम है, तो अभी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे अपनी कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए वो मतलब जैसे टॉपिक रिवाइज करने के लिए वीडियोस देखते हैं, जो लेक्चर की वीडियोस होती हैं, आपको पता है यूट्यूब पर काफी कुछ कोर्स डला हुआ है, अच्छी अच्छी कोचिंग वालों ने भी डाल रखा है,
तो आप क्या कहना चाहोगे कि इस टाइम पर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए वो वीडियोस देखनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, या मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है यार, वीडियोस देखना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अच्छे से आज दोबारा से एक बार क्वेश्चन कंसेप्ट ध्यान में रह गया तो 4-5 दिन पुरानी अगर पेपर के टाइम पे याद रहेगा कि 4-5 दिन पहले वीडियो देखी थी इस कंसेप्ट की, तो अच्छी, मतलब ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, कंसेप्ट देख लो। पर मॉक टेस्ट पे तो यार लेकिन फुल फोकस होना चाहिए कि 3-3 आवर की सेटिंग्स की प्रैक्टिस बनाओ, तो प्रॉपर चेयर टेबल लेके उस पर लैपटॉप बना के अपने एसी वेसी ऑफ ही कर देना, क्योंकि भाई कुछ भरोसा नहीं है वहाँ के एसी वेसी चल रहे होंगे। थोड़े से शोर वोर की भी अगर आपको थोड़ी सी आदत डाल लो, क्योंकि मतलब जैसे बाहर बीच में डाइनिंग टेबल पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करो कि थोड़े से शोर वोर डिस्ट्रैक्शन की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि वो वाला आपका सेंटर आपके लिए फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है आपके एसी खराब हो सकता है, कोई शोर शराबा मचा रहा हो सकता है, टीचर्स गप्पे मार रहे हैं वहाँ पे। तो मॉक टेस्ट पे फोकस करो 3-3 आज की सिटिंग में प्रॉपर। और ठीक है यार, कोई कंसेप्ट वीक लगा तो देख लो वीडियो, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अपना पुराना क्वेश्चन उठा के देख लो, पुराने हम बुक्स पे सर्कल कर लेते हैं क्वेश्चन, जो भी मुश्किल लग रहा होता है, इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, वो सब क्वेश्चन देख लो उठा के। मेरे को एक बात और बताओ कि मेरे को दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए जेईई की तैयारी के लिए? क्योंकि बच्चों का होता है कि कभी वो दिन में पूरी दिन में पूरा निकाल रहे हैं, कभी रात को पूरी रात सो ही नहीं रहे हैं, कोई एक शेड्यूल नहीं होता कि यार मैं दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं। एक एक्चुअल में क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखो अभी के लिए तो तुम्हें अपना स्लीपिंग शेड्यूल बिल्कुल सही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मेंस होगा वो बिल्कुल वो सुबह ही होगा। हाँ। 9-10 बजे के आसपास होता है मेंस। तो बिल्कुल स्लीपिंग शेड्यूल सही कर लेना चाहिए, रात को 10-9 बजे सो लेने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं नींद आ रही तो यार रखो, अपना फोन साइड में रखो और आंखें बंद करके लेटे रहो। 1 घंटे 2 घंटे बाद नींद तो आ ही जाएगी, पक्का आ जाएगी। कोई सूदिंग म्यूजिक लगा लो, पर इस बार स्लीपिंग शेड्यूल सही कर लो, क्योंकि मेन से एक दिन पहले अगर आप नींद को पूरा नहीं करके जा रहे तो यार अपना 50% परफॉर्मेंस दे रहे हो, और अपने लाइफ के 2 साल तैयारी की आपने, और जो आगे आपका करियर डिसाइड करेगा उसको आप इससे अपनी 100% नहीं दोगे तो ये भाई किसी के लिए भी जस्टिस नहीं है, आपके लिए भी, आपके टीचर्स के लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो स्लीपिंग शेड्यूल तो बिल्कुल सही कर लो। अभी के लिए स्लीपिंग शेड्यूल सही कर लो। पहले प्रिपरेशन टाइम पे तो सब चल जाता है यार, जिसको रात में पढ़ाई करनी है वो रात में कर लेगा, दिन में पढ़ाई करनी है दिन में कर लेगा। पर अभी जो पेपर आ रहा है तो आप स्लीपिंग शेड्यूल बिल्कुल सही कर लो, क्योंकि उसमें वहाँ पे पेपर में नींद आ रही होगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। आपने अपने टाइम पर ऐसा कुछ सब मेंटेन करके रखा था? जब मेंस का पेपर था, जब एडवांस पेपर था, आपके घर का माहौल कैसा था उस टाइम पर? कैसा था क्या? मैंने यार देख, स्लीपिंग शेड्यूल पहले भी मेरा इतना खराब नहीं था, पर ऐसे हो जाते बच जाते 1-2 बजे कुछ काम करते हुए, कुछ खेलते हुए, कुछ पढ़ते हुए। पर मैंने लगभग 2-3 वीक्स पहले पेपर से पहले मैंने अपना स्लीप शेड्यूल बिल्कुल मेंटेन कर लिया था। और एडवांस से पहले तो मैंने बिल्कुल ऐसे जैसे मेंस के टाइम पे तो मैं अपने स्कूल में ज़्यादा फ्रेंड से ही बातचीत हुई थी, तो मेरे लिए तो काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, मुझे कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं हुई थी। एडवांस के अंदर भी मैंने बीच में आवर का ब्रेक था, उसमें मैंने हाफ एन आवर ऐसे ही एक जगह पे रेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा ऐसे मैकडॉनल्ड्स जाके एक बर्गर खा के आ गया था। तो उसमें क्योंकि ऐसे उसमें पेपर 1 के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है वहाँ पे, और पढ़ाई करने का फायदा नहीं है उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे में आपको रिलैक्स करना, रेस्ट करना है। और इस टाइम पे आसपास स्लीप शेड्यूल सही कर लिया था मैंने। मुझे तो कोई यार स्ट्रेस एंग्जाइटी मुझे कुछ नहीं थी, तो इसीलिए होपफुली मेरे रैंक्स भी आगे थोड़ी। ग्रेट यार। आपने जब पेपर्स देखा था तो आपने ये सिलेक्ट करते हैं बच्चे कि भाई ये इजी पेपर है, ये मतलब ये इजी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है? बच्चों को सिलेक्ट करना भी चाहिए, ऐसा कुछ ही नहीं? जैसे आपने कहा कि लाइन वाइज कर लेना चाहिए यार। हाँ कर सकते हैं यार, क्योंकि मतलब एक एक करके अगर आप चलते जाओ तो आपको आइडिया, क्वेश्चन रीड करके आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये मुश्किल कंसेप्ट से क्वेश्चन है यार, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। तो अगर आपको पहले से फीलिंग आ रही है 4-5 मिनट वाला क्वेश्चन है तो भाई उसको थोड़ा अवॉइड करो, बाद में आओ उस पर। क्योंकि मैंने वो वापस बोला था कि 90 क्वेश्चन हैं, और 90 के 90 क्वेश्चन इक्वल टाइम लिमिट के नहीं बनाए उन्होंने इक्वल डिफिकल्टी के नहीं बनाए। उन्होंने भाई कुछ भी डाल दिया, कुछ मुश्किल डाल दिया, कुछ इतने ईजी डाल दिए। तो हमारे लिए क्या एडवांटेजेस है कि हम पहले सारे आसान वाले क्वेश्चन करते करते चले, और जो हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम तो कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कंसेप्ट मेरा वीक है यार, याद करना पड़ेगा, उसको मार्क करके आगे चलो, दोबारा आ जाएंगे पहले। क्योंकि 90 में से यार अगर आपने पहले ही 10 क्वेश्चन आपसे, बहुत बाई चांस भाई किसी की बहुत ही गंदी किस्मत हुई, इसके पहले 10 क्वेश्चन मुश्किल वाले आ गए, उसको तो भाई यार काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। यार पहले क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरे क्वेश्चन को छोड़ के आगे चलता हूँ, दूसरे क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें 90 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तो आपके इतने इजी वाले और आपके कॉन्सेप्ट में से दिए होंगे ना, जो अपने बुक में रोज पढ़ रहे हैं, तो वो उनको फटाफट निकाल के रीड कर करके उनको पहले सॉल्व कर लो, और उसके बाद जो भी मुश्किल लग रहा है, जिनको आपको लग रहा है कंसेप्ट ठीक है, उस पर दोबारा आ जाओ।
अब अपने आसपास मोटिवेशन कैसे बनाए रखूं? ये क्वेश्चन आता है यार कि भाई मोटिवेशन कैसे बनाए रखूं, अपने अंदर मोटिवेशन कैसे बनाए रखूं? क्या मैं कोई वीडियोस देखूं मोटिवेशन के लिए, क्या करूं? आप बताओ, मेडिटेशन करूं, क्या करूं? यार एनीथिंग व्हिच हेल्प्स यार। देखो अभी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं यार। रोज आपके डैड आपके काम करती है पूरे फुल डे उठ के रात तक, मतलब क्यों कर रहे हैं वो? उनको क्या जरूरी है? उनके पास क्या पैसे नहीं है वो आगे एंड तक, मतलब इतने मेरे हिसाब से फाइनेंशियली ठीक होंगे कि वो आगे तक अपने आप को सस्टेन करे, फिर क्यों कर रहे हैं वो इतनी मेहनत? क्योंकि यार हमारे दिस लिए इज द वे दैट यू लिव। क्या आपको आपके दिन में आप 1-2 घंटे आप मजे कर लो, पर आपको काम करते चलना है, वरना आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल आलसी ड्रग एडिक्ट टाइप की बॉडी हो जाएगी कि आपको बस पड़े रहना है, पड़े पड़े आपको सब चीजें मिलते रहे, वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो अभी से आप अच्छी जो भी आपको मोटिवेटिंग सोर्स लग रहे हैं, मुझे तो जैसे मेरे टीचर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, मैं 1-2 सेलिब्रिटीज को भी फॉलो करता हूँ, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, तो मुझे तो उनसे मोटिवेशन मिलती रहती थी। मुझे ऐसे लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं हुई। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मोटिवेशन से नहीं आ रही काम करने की, तो अपने आसपास देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने सिबलिंग्स को देखो जो अच्छा कर रहे अपना लाइफ में अच्छा कर रहे हैं मेहनत करके। तो यार ऐसे जो, अगर आप या तो 1 in a million हो कि आप पे लक चल जाएगा और आप घर पे बैठे बैठे लॉटरी जीत जाओगे, नहीं तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। पर हार्डवर्क करने से भाई डरो मत, हार्डवर्क करने के बाद भाई अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपका सक्सीड करोगे। मोटिवेशन यार अंदर से ही लाने की कोशिश करो, अपने आसपास देखो, वीडियोस देखो जिसको पसंद है। संदीप महेश्वरी आजकल पॉपुलर हो रहा है, देखो वीडियोस, अच्छे बंदे हैं। आपको पेपर से पहले कितने एटलीस्ट मॉक पेपर देने चाहिए? बहुत सारे मैं तो कहूँगा बहुत सारे पेपर देने चाहिए, क्योंकि मतलब आपका पेपर जो होना चाहिए ना, जो आपका फाइनल पेपर होना चाहिए, वो आपको लगना चाहिए हाँ ये तो मैं रोज ही यार हर संडे जाता हूँ, आज भी जा रहा हूँ चलो पेपर देने। ऐसा नहीं होना चाहिए, हो रही यार जेईई मेंस है और जेईई मेंस है, मतलब इतने मॉक टेस्ट, इतने मॉक पेपर्स दे लो कि 3-3 घंटे की सिटिंग ऐसे चुटकियों में निकल जाए। पेपर्स क्वेश्चन के आपको लग जाए कि हाँ मेरे को टाइम, मेरे को तो एंड तक भाई, एंड तक ऐसा हो गया तो मुझे घड़ी की जरूरत नहीं थी कि हाँ मुझे पता चल रहा है कितना टाइम लगा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो मतलब बहुत मॉक टेस्ट दो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपके कोचिंग वाले अगर आपको मॉक टेस्ट कराने तो वो सारे दो, अगर आपको उनके कम लग रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारी सीरीज मिल रही है मॉक टेस्ट की, सस्ती मॉक टेस्ट तो बहुत देते रहो। और ये नहीं है कि बस दे के निकलना है, हाँ मेरा हो गया मॉक टेस्ट दे दिया मैंने, उसको थोड़ा सा देखो, रुक के एनालाइज करो कि हाँ मैं किस चीज़ में लैक कर रहा हूँ, या तो मेरी कंसेप्ट वीक है, या फिर मेरी स्पीड थोड़ी कम है, या टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहा, या मैं गलत ऑर्डर में स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कोई क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं बन रहा। तो वो अच्छे से एनालाइज करो मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट देने का फायदा ये है कि आपको जैसे एक सिंगल आपको जंग नहीं लड़नी है, आपको उस जंग लड़ने से पहले आप उसको इतनी सारी सिमुलेशन है आपके पास कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर सकता हूँ, यहाँ पे गलती कर सकता हूँ, सारी अपनी गलतियाँ पकड़ के रखो और एंड में जाके मस्त एक नॉर्मल पेपर की तरह जैसे आप रोज हर संडे को देके आते हो वैसे देके आते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मेरे एक फ्रेंड का था, वो ये था कि यार मेरे पास एडवांस के लिए टाइम बहुत कम है। अब जैसे पता है मेंस भी, आपको पता है मेंस के बाद एडवांस में सिर्फ 15 से 20 दिन का टाइम होता था, पिछले साल तो ऐसा ही था। आपके टाइम में 1 महीने का भी वो होगा टाइम। तो मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, मेरे को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ताकि मेरी एक अच्छी रैंक आ सके। देखो यार एडवांस का जो सिलेबस है, सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है, सिलेबस तो उल्टा कम हो जाते हैं, 2-3 चैप्टर्स जो होते हैं मेंस से हट जाते हैं, एडवांस में नहीं आते। पर वो ये कि सिलेबस कम हुआ है, पर उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी के आएंगे। तो इतनी ज्यादा कोई खास अलग प्रिपरेशन नहीं होगी, बस जो प्रिपरेशन जो होगी ना वो और डीप होगी कि आपको सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरह आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। अब आपका गेम वो नहीं है कि आपको सुपरफिशियल फॉर्मूला लगाया और निकाल दिया आंसर। एडवांस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें सिर्फ फॉर्मूला फिट किया और आंसर निकल के आ जाएगा। उसमें आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे, पर क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा आराम से वही कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है दिमाग के अंदर। और प्रिपरेशन में क्या है यार, वही अपने जो कॉन्सेप्ट दोबारा से याद कर लो, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो देख लो, जो पुराने आईटी जेईई एडवांस के पेपर्स हैं वो सॉल्व करना शुरू कर दो। उसमें अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, आप कहोगे हाँ ये इस वाले कॉन्सेप्ट के पेपर में जेईई मेंस में बच जाता था, पर इस कॉन्सेप्ट के इस टॉपिक से क्वेश्चन ये एडवांस वाला तो बहुत ही मुश्किल आ गया, ये कैसे नहीं बन रहा। तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक होगी, एक जगह से दूसरी जगह कोई वैल्यूज पुट करनी होंगी, वो आप या तो किसी भी सुपरवाइजर से, किसी भी से गाइडेंस ले लो कि हाँ ये वाले क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। और बस कोई ज़्यादा अलग टॉपिक्स नहीं है, अलग सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने वाली प्रैक्टिस है, थोड़ी ज़्यादा डीप करने वाली प्रैक्टिस है। ठीक है यार, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम है, अभी 15 दिन है, तो कोशिश करो कि अभी से ही तुम एडवांस के बारे में सोचा कर। तुम्हें पता ही है कि यार मुझे जैसे काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरा मेंस निकल जाएगा, मुझे एडवांस से ट्राई करना है। तो मैं अपने
स्टार्टिंग से ही एडवांस की ही तैयारी कर रहा था, मतलब मैं थोड़े टफ टॉपिक्स की ही तैयारी कर रहा था। पर जिसको पहले अपना फोकस करना है मेंस को फोकस कर लो, और उसके बाद 15 दिन में यार थोड़ा ट्राई कर लो थोड़े से अच्छे डीपर कंसेप्ट्स। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एडवांस में से, जो टॉपिक्स में से कम क्वेश्चन आते हैं वो मत ट्राई करो अभी। वही है यार, 15 दिन है तो कम है, पर अगर आपको एडवांस ही आपको फोकस है, आपको आईआईटी जाना है और एडवांस से ही जाना है, तो आप स्टार्टिंग से अपना एडवांस की प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ट्राई करते रहो। मेरा आपको पता है अभी जैसे तीसरा जेई तो अभी है 20 से 25 जुलाई के बीच में, और मेरा जो चौथा जेई है वो एक महीना आगे स्किप कर दिया गया, 27 से 2 सितंबर तक कर दिया गया। तो मेरे को अब मेरा पहला जेई जब निकल, मतलब जो मेरा तीसरा जेई था, ये तीसरा जेई हो रहा है, वो मेरा जब खत्म हो जाता है उसके बाद मेरे को एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरे को पता है मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब मेरी 97 98 परसेंटाइल कहीं नहीं गई, तो मेरे को उस टाइम पर एडवांस के लिए प्रिपेयर करूं या फिर मैं मेंस की परसेंटाइल को और इंक्रीमेंट करने की सोचूं, तो उसमें क्या कहोगे? देखो यार, अगर तुम्हारे 97 98 परसेंटाइल वाले, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, 95 परसेंटाइल भी ऊपर वाला कॉन्फिडेंस है, तो मेरे हिसाब से वो बच्चा आराम से आईआईटी में आ सकता है। तो इसलिए उसको और परसेंटाइल इंप्रूव करने के लिए क्या ही करना है, तो वो एडवांस की फुल तैयारी करना शुरू कर दो उसके अंदर। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे परसेंटाइल लो आ रहे हैं मेंस के अंदर, तो तुम फिर मेंस की तैयारी करो। तो क्योंकि मेंस से आपके आईआईटी छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस आपको मेन से ही मिलने वाले हैं ना, फिर मेंस के अंदर एक डिसेंट परसेंटाइल लेके आने अच्छी बात है। पर अगर आपकी 95 परसेंटाइल आ रही है, तो फिर मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कोई भी आईआईटी में आ सकते हो, तो फिर आप एडवांस की अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हो, तो फिर आप मेंस को अवॉइड कर सकते हो। मेंस यार है क्या, मेंस अगर आपने एडवांस की तैयारी कर ली, डीपर कंसेप्ट तैयार कर लिया, तो मेंस तो हो जाएगा। बस वही वहाँ पे फोर्थ मेंस जाके दिया, थोड़ा दिमाग में टाइम मैनेजमेंट रखो, अपने जो पुराने हैबिट्स है, मेन से एक दिन पहले बस एक दो दिन मॉक टेस्ट दे लो, बीच के टाइम में एक महीना है ना, तो पहले 20-25 दिन एडवांस की तैयारी करते रहो, आखिरी में 5-6 दिन मॉक टेस्ट देके दोबारा से हैबिट बना लो टाइम मैनेजमेंट की। पर अगर आपके 95 परसेंटाइल अबव आ रही है, तो आपके पास अच्छी है, आपके पास चांस टाइम भी है, आपके पास एक महीना है आपके पास, अच्छे से एडवांस की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है कि आप आईआईटी में आ सकते हो। पेपर से पहले, मतलब अब आज मेरा पेपर है एडवांस का या मेंस का है, मेंस का पेपर है या एडवांस पेपर है, तो उससे पहले मेरे को कितने मतलब पढ़ना चाहिए, या फिर मैं अपने माइंड को चिल करूं? क्योंकि बच्चे करते हैं यार मैंने शॉर्ट नोट रिवाइज कर लेते, जो मैंने बनाया आपने बताया मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने चाहिए, तो मैं वो पेपर से मतलब आज पेपर है मैं थोड़ी देर 2 घंटे पहले उसको रिवाइज करूं, या फिर मैं अपनी ही मतलब देखो यार, पेपर से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी जो दिमाग में स्टिक हो जाती है ना चीजें, वो नहीं करनी। जैसे कोई मूवी होती है, कई बार अपने मूवी देख लेते हो, तो वो दिमाग में चलती रहेगी, आपसे गाने चलते रहेंगे, पेपर दे रहे हो उसके दिमाग में गाने दिमाग में आ रहे, डायलॉग दिमाग में आ रहे, तो वो नहीं करना। 1-2 दिन पहले कोई ऐसे जो स्टिक होने वाली चीजें है ना, वो चीजें अवॉइड करो, जैसे कोई गाने, कोई अपनी कोई मूवी या कोई इंसिडेंट, तो वो चीजें अवॉइड करो। तो अब आप मूवी नहीं देख रहे, रिलैक्स नहीं कर रहे, तो कैसे रिलैक्स करोगे? थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आंखें बंद करके लेट जाओ, टाइम बच रहा है आपके पास, तो खोल लो रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स का भाई फायदा ही होगा, क्योंकि आपके जो एक बार फटाफट आपने सारे फॉर्मूले देख लिए, तो वहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड कम लगाओगे उल्टा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिवीजन नोट देखने से और स्ट्रेस हो जाएगा, रिवीजन नोट देखने का फायदा ही होगा। पर अगर आपको ऐसा हो रहा है कि यार अब मेरा बस हो गया, अब मेरे को सिर्फ पेपर देके आना है, तो आंखें बंद करके लेट जाओ, रेस्ट कर लो, और कोई मूवी वूवी देखने में अवॉइड करो, कोई टीवी सीरीज वगैरह कुछ मत देखो, क्योंकि फिर दिमाग में रह जाएगी और फिर वहाँ पे आपके पेपर में डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। तो लेकिन रिवीजन नोट्स अगर आपको देखना है तो ऐसी कोई बात नहीं है, रिवीजन नोट्स देख लो, उससे फायदा ही होगा, आपके पेपर में आपको अच्छे से क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले स्ट्राइक हो जाएंगे, आंसर लगने बढ़िया। बहुत से लोग या आईआईटीएंस भी ये कहते हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज दैट पर्टिकुलर सिलेबस। यही होता है जहां तक मैंने सुना है ऐसा फंडा, कि भाई आपकी मतलब आपको ये नहीं है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको ये है कि आपने अगर 4 चैप्टर भी कर रखे थे वो अच्छे से कर रखे हो। कुछ ऐसा है, या फिर मतलब रिवीजन मैटर करती है, या फिर मतलब सिलेबस मैटर करता है? बिल्कुल है यार, मतलब कि सिलेबस तो हमने सारी उम्र ही किया है। सिलेबस तो करने में, हम जब पेपर देने जाते थे एक दिन पहले सारी, अगर एक बार किताब पढ़ ली आपने, पूरी रीडिंग कर ली एकदम बुक रीडिंग की तरह, सिलेबस तो हो गया आपका। तो अब एक रीडिंग करने के बाद 2 साल में उस बुक में क्वेश्चन पूछना आपसे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसलिए आपको जो भी कर रहे हो ना, वो ऐसा हो जाना चाहिए कि मैं आपको 2 साल क्या पूरी जिंदगी के बाद भी पूछूंगा ना, बिल्कुल आपको बुढ़े होने के बाद आपसे कहूंगा हाँ ये भी जेईई मेंस 2060 का पेपर सॉल्व करो, तो उसमें भी आपके 50% नंबर आराम से आ जाना चाहिए। तो मतलब जो भी करना है बहुत अच्छे से दिमाग में रख के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। अगर आप, हो सकता है आपको लग रहा है कि हाँ मेरे में इतने
कंटेंट स्टोर करने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है थोड़ा कम कंटेंट पढ़ लो जो मुश्किल चैप्टर है जिसमें से जैसे आप बता रहे थे कोनिक्स और उसमें से अगर क्वेश्चन इतने ही आने हैं पर सिलेबस उसका 4 गुना ज्यादा है तो मत भरो अपने दिमाग में अंदर उसके अंदर वो चीजें अपने जो पुराने सब्जेक्ट्स है उन्हीं को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो पर अगर आपको एक बहुत ही हाई रैंक टॉप 1000 के अंदर रैंक निकालनी है तो फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ लो पर जो जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जितने भी वो पढ़ने हैं टॉपिक पढ़ने हैं सारे अच्छी तरह पढ़ो कि यार उस टॉपिक का पढ़े का फायदे क्या हुआ अगर आपने पूरा 1 महीना लगाया एक टॉपिक को पढ़ने में पर ढंग से नहीं पढ़ा उसका क्वेश्चन जाके पेपर में नहीं बना तो फायदा क्या हुआ 1 महीना वेस्ट हो गया इससे अच्छा 1 महीना किसी पुराने टॉपिक पे स्ट्रेंथन कर लेते तो जो भी चीज पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो उसको अगर जैसे मैं तो ये फॉलो करता था पॉलिसी की नोट्स में 2 बार ही पढ़ लेता जब भी एक बार मैं नोट्स पढ़ लेता था जैसे क्लास से आऊँ मैं क्लास में नोट्स बनाए उसके बाद क्लास से नोट्स पढ़ लेता था और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जाना है मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक की उससे पहले पढ़ लेता था तो एक हफ्ते के अंदर मैंने 2 बार ही नोट्स पढ़ लिए एक बार बना लिए वो फिर मेरे तो दिमाग में प्रिंट हो जाते थे कि अब मैं 1 साल बाद मुझसे कोई इससे क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे याद रहेगा वो नोट्स में तो मतलब ऐसे हैबिट बनाओ कि जो भी चीज पढ़ रहे हो ना वो चीज अच्छे से दिमाग में स्टोर करके पढ़ो अब ये सारे जो क्वेश्चन थे वो तो मेरे थे कि भाई जब जेई मेंस 2021 होने वाला है बट अभी आ गया आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद जेई 2022 भी होगा और बच्चों ने ड्रॉप भी ले रखा कई बच्चों ने या फिर वो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं 2 सालों से तो मैं यही पूछना चाहूंगा यार उनके लिए मतलब आपने जैसे बताया आपने बीएमसी से कोचिंग ले रखी विद्या मंदिर क्लासेस से तो आपको सिर्फ अपने कोचिंग मटेरियल पर ही स्टिक रहना चाहिए या फिर एक्सप्लोर करना चाहिए नई नई बुक्स को जैसे लाइक लोग एचसी वर्मा को बहुत प्रेफर करते हैं लिटरली मैं बताऊं तो सभी एचसी वर्मा या फिर डीसी पांडे जैसी बुक्स को प्रेफर करते हैं तो आपकी कोचिंग मटेरियल कोचिंग के नोट्स और कोचिंग की जो सारा स्टफ है उन्हीं को ही प्रेफर करना चाहिए या फिर कुछ और भी करना चाहिए देखो यार मेरे हिसाब से कि एचसी वर्मा और डीसी पांडे को इतना नहीं पता होगा इतने उन्होंने बच्चे अपने अंडर ट्रेन नहीं किए होंगे जितने कोचिंग वालों ने किए होंगे और जितने वो आईडी निकाला होगा उन्होंने तो मेरे हिसाब से कोचिंग वाला मटेरियल जो है ना वो आपको बिल्कुल फोकस्ड है उस आपका जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर क्लियर कराने के लिए और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने के लिए तो अन्यथा आप अपना पूरे कोचिंग मटेरियल बिल्कुल चाट ना लो बिल्कुल उसके अंदर दिमाग में उसकी मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि आप अपनी किताब फाड़ के फेंक दो तो आपको पूरी किताब याद है तो कोचिंग का मटेरियल तो बिल्कुल आपको सारे हर एक क्वेश्चन उसके अंदर खत्म हो जाना चाहिए कोचिंग मटेरियल में से जितनी बुक्स है सारी पढ़ लेनी चाहिए जितने नोट बनाए हुए उनको 2 बार पढ़ लेना चाहिए उसके बाद आपको दूसरी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि कोचिंग यार मेरे हिसाब से और जितनी ऐसे कोई ऐसी कोई कोचिंग पर्टिकुलर नहीं है मेरी वाली तो बहुत ही बड़ी थी पर सारी कोचिंग वालों का यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा आइडिया है कि कैसे किस टाइप का पेपर आने वाला है किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है कैसे बच्चों को ट्रेन करना है तो उनका मटेरियल आप पूरे अच्छे से पढ़ो अच्छे से उस पर अच्छे डाउट मत करो कि मेरी कोचिंग वाले हल्के हैं फिर मेरी कोचिंग वालों को इतना पता नहीं है तो आपको तो उनसे बहुत ही कम पता है तो आप उन पे फेथ रखो अच्छे से उनका मटेरियल पढ़ लो अच्छे से मटेरियल समझ लो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है सिर्फ उसी के बाद अगर आपका पूरा मटेरियल खत्म हो गया मतलब आपकी क्लास में टॉपिक चल रहा है पर आपने उसकी पूरी बुक पहले से खत्म कर ली टॉपिक के अब आपके पास खाली बचा तो उसके बाद वही टॉपिक सेम उठा के आप एचसी वर्मा वही सेम टॉपिक आप डीसी पढ़ने में से उठा के देख लो हाँ केवल ऑथर क्या कह रहा है इस टॉपिक के बारे में तो मतलब आप यही कहना चाहोगे तभी मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करनी चाहिए मतलब बुक्स आपकी जो है वो तभी एक्सप्लोर करनी चाहिए जब आपके पास अब आपने सब कुछ कवर कर लिया अपना कोचिंग का पर अगर किसी बच्चे ने कोचिंग ले ही नहीं असाइनमेंट जितने भी पर अगर किसी बच्चे ने कोचिंग ले ही नहीं रखी तो वो क्या करे तो उनको उसको कौन सी बुक्स अगर क्या बता दो यार देख कोचिंग नहीं ली हुई तो आपने मैं तो कहूंगा कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जैसे विद्या मंदिर हो गया एलन हो गया प्रकाश हो गया फिटची हो गया उनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट का एक आप मतलब कोचिंग नहीं लेना चाह रहे वो मुझे नहीं पता आपका क्या रीजन रहा होगा पर आप उनके एक बुक्स का सेट प्लीज ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि उनसे जो ट्रेनिंग होगी उनसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और उनसे जो टॉपिक्स कवरेज होगी वो आपकी किसी भी बुक में नहीं होगी आप एक एचसी वर्मा उठाओगे इतनी मोटी सी कोई एक टॉपिक के बारे में इतनी मोटी बुक है पर आपकी एक इतनी फिटजी की बुक है उसमें 6 टॉपिक है क्योंकि उन्हें पता है यार ये वाला टॉपिक काम का है ये वाला टॉपिक आने वाला है मेंस के अंदर ये वाला एचसी वर्मा ने अगर ये पढ़ा दिया टॉपिक ये वाला टॉपिक अगर आता ही नहीं है कभी भी 50 सालों में नहीं आया तो फिर हम क्यों पढ़े क्यों पढ़ाए बच्चों को क्यों फालतू की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे दिमाग में बच्चों के तो मतलब कोचिंग की जो बुक्स हैं काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड होती हैं तो कोई भी एक अच्छी सी कोचिंग का कुछ मटेरियल ऑर्डर कर दो अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो किसी भी अपने पुराने कोई फ्रेंड से कांटेक्ट कर लो कि उसने अगर कोचिंग की हुई है तो अगर कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा तो मुझे बता दो मेरे पास पुराने कोचिंग की बुक्स पड़ी है तो वो बुक्स आप किसी भी कोचिंग के ले लो क्योंकि
कोचिंग पे जाने से क्या फर्क पड़ जाता है कि आपको टीचर की पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है। अगर आपको वो नहीं मिल पा रही तो कम से कम उनकी बुक्स के अंदर जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज मटेरियल है और काफ़ी ज़्यादा फोकस मटेरियल है आपके पेपर की तरफ। बाकी जो दूसरी बुक्स हैं हो गई जैसे उनमें इतना फोकस मटेरियल नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है बहुत सारा जो आपको काम करनी है बिल्कुल भी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कोई कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट की आप बुक्स खरीदो। ग्रेट यार। और एक आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन, आपको क्या पता था जब आपकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्लियर हो गया आपका, मतलब जब आपका जेईई मेंस क्लियर हुआ आपको पहले से पता था कि आपकी जेईई मेंस क्लियर हो जाने वाला है, या जेईई एडवांस आपको क्लियर हो ही जाएगा, आपको पहले से अंदर से पता था, या फिर मतलब एक शौक लगा था कि भाई जैसे होता है ना यार कि भाई मेरे को पहले से ही पता था हो जाना क्लियर, आपको पता था ऑल इंडिया रैंक ट्रिपल डिजिट में आ जाएगी मेरी 133 या कुछ ऐसा? मुझे देख प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में बताता हूँ। देखो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये क्या होता है आईआईटी, क्या होता है आईआईटी मेंस का पेपर। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैं ऐसे मस्ती के लिए चला गया था क्योंकि मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे कोचिंग पे, तो मैं भी उनके साथ, मैंने कहा यार मैं खाली बैठे बैठे स्कूल में क्या करूँगा, तो लेट्स डू कोचिंग। तो फिर मैंने पता किया अच्छा हाँ ये बढ़िया चीज़ है यार, यहाँ पे कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इस पर। तो कर लिया। फिर धीरे धीरे पहले तो क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, 11th में मैंने ज्वाइन की थी, जो कोचिंग वाले बच्चे 11th 9th 8th से भी स्टार्ट कर देते हैं कोचिंग, तो वो लोग पहले एक्सीड कर रहे थे, अच्छे अच्छे स्कोर्स लेके आ रहे थे। तो पहले मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार एवरेज स्टूडेंट अपन हो जाएगा। पर धीरे धीरे मैंने जब कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से पढ़े और फिर उन कॉन्सेप्ट से जब एग्जाम्स हुए तो वो नहीं था, मैं खत्म ही कर जा रहा था, मतलब वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं, ऐसा था ही नहीं जिसमें मैं नहीं कर पा रहा। तो फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हो गया था कि हाँ क्वेश्चन तो बन रहे हैं यार, पुराने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो क्लियर तो हो जाएगा। तो पर मुझे ये आइडिया नहीं था यार ट्रिपल डिजिट रैंक आ जाएगी, इतनी बढ़िया रैंक आ जाएगी। पर ये आइडिया था कि हाँ क्लियर हो जाएगा, पर बढ़िया रैंक का इतनी बढ़िया रैंक का आइडिया नहीं था। मेरे को कुछ मिथ पूछने थे आपसे आईआईटीएंस के, लाइक आपने अपनी प्रोफाइल में लिख रखा था कि भाई आपकी ऑल इंडिया रैंक 133 है, जेई आईआईटी दिल्ली से आप पास आउट हो, मतलब आईआईटी दिल्ली से आप कर रहे हो और आप अभी भी पढ़ रहे हो एंड स्टिल स्टडिंग आपका वो लिखा हुआ था तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप कि भाई पढ़ना, आईआईटी में जाने के बाद पढ़ना पड़ता है, आईआईटी जैसे लोगों का मानो बहुत बड़ी चीज है, वो एक्चुअल में है या फिर मतलब जैसे सभी कॉलेज है वैसे ही है, मतलब क्या कहना चाहोगे अंदर से आईआईटी के बारे में अगर आप बता दो थोड़ा सा? भाई ये वाली ये लाइन तो आपने अपने घर पे भी, आपने अपने फ्रेंड से भी, आपने मीम्स में भी पढ़ी होगी कि एक बार ये निकालना आईआईटी निकालना फिर तो ऐश ही ऐश है। हाँ, तो इतनी ऐश नहीं है यार क्योंकि मेहनत तो यार देखो हर जगह पे ही है, मतलब आप आईआईटी पहुंच जाओ, आईआईटी से पहले भी आईआईटी के बाद भी। आईआईटी में आप ये लगाओ कि सपोज आपने हाइपोथेटिकली अपना आईआईटी क्लियर कर लिया, उसके बाद आप आपके स्कूल में से आप हार्डली एक हो गए या दो हो गए, दो बच्चे आईआईटी में आ गए। अब समझ लो कि आपके स्कूल के जितने भी सारे टॉपर्स है ना, वो सारे के सारे टॉपर्स का कि उनके पीक लेवल वाले टॉपर्स एक जगह पे लाके रख दिए गए हैं और फिर उनके बीच में से आप निकाल रहे हो कि हाँ इनमें से कौन टॉप कर रहा है, इनमें से कौन एवरेज आ रहा है और इनमें से कौन बॉटम पे आ रहा है। तो मतलब इसमें से भी जो अगर आईआईटी में भी कोई जो लास्ट आ रहा है ना पर्सन, वो भी उसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है वो किसी भी कॉलेज के में जाके टॉप कर ले। पर अब इसमें कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रेड्स दे रहे हैं, यहाँ पे भी किसी को फेल कर रहे हैं, किसी को टॉप दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन तो बढ़ गया है, उल्टा ज्यादा हो गया यहाँ पे कंपटीशन। पहले कंपटीशन आपका था कि आपके स्कूल के 100 लोगों में आपको पता ही था कि 2-3 अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे सारे अच्छे बच्चे, तो आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे भी काम तो करने पड़ रहा है यार, मेहनत तो यहाँ पे भी करनी पड़ रही है। काम कुछ खत्म नहीं हुआ है, पर ठीक है यार अब तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मेहनत तो करनी है भाई किसी भी चीज में सक्सीड करने के लिए। कुछ भी यार, किसी को डांसर बनना है, किसी को गेमर बनना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता यार, बिना कोई ऐसे पैदा नहीं होता कोई भी डांसर। उसको भाई अपने टांग टुटवा के उसको भाई जंप्स लगा के उसको अपनी हील्स पे नाच के उसके बाद जाके डांसर बनेगा, और जो बहुत रिगरस ट्रेनिंग है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है यार, पर मेहनत जिसमें भी करोगे उस चीज़ में सक्सीड कर जाओगे आप, वो तो पक्का ही है। आईआईटी में आगे लेकिन भाई कोई ऐश ही ऐश जो है वो नहीं है यहाँ पे यहाँ पे कोई ऐश नहीं है। तो मतलब आपका स्ट्रगल पहले से बढ़ गया है या घट गया, मेरे को ये पता। यार पहले मैं बोलूंगा कि पहले मतलब पढ़ाई बोलूंगा, पढ़ाई कम हो गई यहाँ पे। पढ़ाई तो 50%, 40%, 20% भी रह गई हो पढ़ाई, पर एनवायरनमेंट थोड़ा बिगड़ गया यहाँ पे। पहले के लोग मतलब कोचिंग के टाइम पे काफी फ्रेंडली माहौल था, पर यहाँ बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पे। एक बच्चे ने हाँ मेरे से 1 नंबर ज्यादा कैसे ले आया, तो मेरे से 1 नंबर ऊपर कैसे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पे, हर एक चीज के लिए। जॉब्स हो गई, हाँ मुझसे तेरे से अच्छी जॉब चाहिए, मुझे तेरे से अच्छी जॉब चाहिए, नहीं मुझे तेरे से अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे तेरे से अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए। आईटी में थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर ज्यादा है, थोड़ी रैट रेस ज्यादा है, पर ठीक है। कोचिंग पे थोड़ा टाइम एंजॉय करो, अच्छे से फ्रेंड्स बनाओ,
और यहाँ पे भी बना लेंगे यार, यहाँ पे भी मेरे को फॉर्चुनेटली काफी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, काफी अच्छे बॉन्ड्स बन गए, और पर थोड़ी सी तो कंपटीशन तो यहाँ पे है आईटी में काफी। वो तो यार ऑब्वियस हो गया ना कि सब भी जब हर जगह के मतलब टॉपर्स बच्चे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो फिर वो कंपटीशन तो बढ़ना ही था। एक चीज और आपने ये बताया जैसे कंप्यूटर साइंस आप कर रहे हो अभी, आई आई मतलब उससे मेरे को अगर एक अच्छा आईआईटी मिल रहा है पर वहां पर अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, और एक जगह मेरे को अच्छी ब्रांच मिल रही है पर आईआईटी अच्छा नहीं मिल रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए उस हिसाब से, मतलब ब्रांच प्रेफर करूं या कॉलेज प्रेफर करूं? देखो पहले तो सबसे पहले आप एक्सप्लोर करोगे आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे यार ये चीज़ तो करनी है, तो फिर तो आईआईटी अच्छा हो बुरा हो, अगर आपको इंटरेस्ट है ना, आपको आप पैशनेट हो कि हाँ मैं इस स्ट्रीम में मेरे को इस स्ट्रीम में आगे जाके अच्छी मेहनत करनी है, तो फिर आप कोई भी आईआईटी ले लो, आप फिर आप एनआईटी भी ले लो, आप कोई लोकल कॉलेज भी ले लो, अगर आपको पता है ना कि हाँ मैं इस फील्ड में पैशनेट हूँ, तो आप कहीं से भी सक्सीड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, जिससे कि जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, और जो मुझे भी इतना क्लियर नहीं था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करनी है, क्योंकि 12th का बच्चा यार छोटा ही होता है, तो उसको इतना क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, उसको आपको एक्सप्लोर, वो चाहता है कि हाँ थोड़ी सी अच्छी लाइफ बन जाए, अच्छा करियर बन जाए, उसको आइडिया नहीं है कि हाँ मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ इतना ज़्यादा, तो फिर आप प्रेफर कर लो कि आप अच्छी वाली आईआईटी चूज करो rather than कोई भी स्ट्रीम हो, क्योंकि आप अगर बेटर आईआईटी चूज करोगे तो आपको और ज़्यादा एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, अच्छा मतलब एनवायरनमेंट अच्छा पॉजिटिव है वो नहीं पता, पर कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव वेयर कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, तो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, आप देखोगे आपके पीयर्स की मेहनत कर रहे हैं, आप खुद मेहनत करोगे, और उसके बाद आपकी स्ट्रीम फिर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आके अगर आपने मेहनत कर ली तो आप अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हो, आपको पता है इस चीज़? क्या? डिपार्टमेंट चेंज के बारे में आइडिया है आपको? नहीं, क्या मेरे को होता है? ज्यादा आइडिया नहीं है, एक बार बता दो। तो ये मोस्ट कॉलेजेस में होता है और आईटीज में भी होता है, काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है कि अगर आपने सपोज आपका पेपर खराब चल गया, फिर आपको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इन बच्चों से भी ज़्यादा है, तो आप अच्छे कॉलेज की कोई लोअर स्ट्रीम भी ले लो, पर अगर आपने यहाँ पे आते ही फर्स्ट ईयर में अगर आप काफ़ी अच्छे ग्रेड्स ले आए, मतलब टॉप 10% में आ गए ग्रेड में, तो आप अगर आप किसी भी लोअर स्ट्रीम में भी हो, कोई भी लोअर ब्रांच में भी हो, तो आप हायर ब्रांच में इजीली आ सकते हो। मैं आपको दे गिव यू एन ऑप्शन की चेंज, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो केमिकल में से कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं, और क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत कर लिया, फर्स्ट ईयर में मतलब अच्छे बच्चे थे, हो सकता है उनका पेपर खराब चला गया, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, आपका J1 J एडवांस, आप कोई भी स्ट्रीम से कोई भी आईटी ले लो, पहली बात तो कोई स्ट्रीम यार ऊपर नीचे वैसे है नहीं, जो ऊपर नीचे वाली स्ट्रीम्स की बात है ना, ये कर रखे हैं इन्होंने जॉब्स की वजह से, कि जॉब्स के लिए जो कंपनी ज्यादा जिसमें आ रही है वो बोल दे ऊपर वाली स्ट्रीम है, पर स्ट्रीम सारी अच्छी है यार, स्ट्रीम पढ़ने में मजा आएगा अगर तुम ढंग से पढ़ोगे, और फर्स्ट ईयर में अगर आपको अच्छी स्ट्रीम नहीं मिल रही आपको, तो फर्स्ट ईयर में और मेहनत कर लो, फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो, आप फिर अपने मनपसंद फील्ड दोबारा चूज कर सकते हो यहाँ पे आगे। ग्रेट यार, आपने काफी कुछ बता दिया। एक मेरे को जो क्वेश्चन था वो यही था कि बच्चे क्या करते हैं 6th क्लास से, आपने बताया जैसे 6th क्लास से कई बच्चे वहां पर वो कर रहे थे, तो 6th क्लास से कोचिंग लेना जरूरी होता है या फिर 11 12 की कोचिंग बहुत होती है? बच्चे पागलों मुझे की तो तरह होते हैं। हाँ मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि जो बचपन से ले लेते हैं, क्योंकि फॉर श्योर कि वो उनका डिसीजन तो है नहीं, 6th क्लास में कोई बच्चे तो ऐसे आगे किसी आपने 6th क्लास के बच्चे को देखा अपने कि बोल रहे हैं मुझे तो आईटीएन बनना है बड़े हो गए, वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द पेरेंट्स हु मेक देम टेक जॉइन द कोचिंग इन 6th क्लास, बट ठीक है यार, मतलब किसी भी पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस और अपने लिए भी एडवाइस है कि फोकस किसी को भी फोर्स मत करो किसी भी चीज़ करने के लिए, जब भी अगर उसका खुद का मन होगा तो वो और बेटर करेगा, आपको फोर्स करने से भी बेटर करेगा, किसी भी चीज़ का प्रेशर मत डालो, चूज कर लेगा कोई बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आईटी के कोडर्स बढ़िया होते हैं, बहुत आईटी के कोडर्स यार कुछ भी नहीं है, बहुत लोग अच्छी कोडिंग कर लेते हैं, बहुत कंप्यूटर साइंस जैसे कोई ये नहीं कि आईटी आके आप सब कुछ कर सकते हो, 6 में कर लिया है, लेकिन मतलब सपोज पेरेंट्स से ज्वाइन करा लिया, बच्चा भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा तो ठीक है, पर आई वुडंट रिकमेंड दिस कि 6th क्लास के बच्चे को यार क्या आइडिया होता है, उसको क्या पता है आईटी वाईटी, अगर उसको आपने 6th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करवाया, क्या किया आपने उसके लिए, अगले 12-13 साल का फ्यूचर आपने डिसाइड कर लिया उसके लिए, आपने बोल दिया 6th क्लास से हाँ तू इंजीनियरिंग करेगा, हाँ 6th क्लास से तो आईटी कर लेगा, तो मतलब उसके बच्चे के लिए फ्रीडम भी खत्म हो गई, बच्चे की डिसीजन मेकिंग भी ढंग से नहीं बनेगी, तो मुझे नहीं इतना अच्छा लगता 6th क्लास से ज्वाइन करवाना, पर ठीक है जो कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट यार की जो ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए वाइल रिगार्डिंग देयर, मतलब पेपर की तैयारी करते वक्त या कुछ भी? मतलब ठीक है कि जैसे एंजॉय करने में और किसी चीज के पीछे लत लगाने में, एडिक्ट हो जाने में, किसी चीज में बहुत फर्क है, जैसे मस्ती कोई भी कर सकता है, अब
फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल के आओ या बातें कर लो, तो वो एक चीज़ हो गई, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपने 1 घंटे के लिए खेला तो आप रिलैक्स भी करे। और एक चीज़ हो रहा था कि हाँ भाई अब तो भाई ये नई गेम आ गई है, ये PUBG आ गई है, BGM आ गई है, तो उसको मैं 5-5 6-6 घंटे खेलूंगा। और पढ़ाई पढ़ाई तेरी मतलब पढ़ाई जो होनी चाहिए ना, वो हमेशा तेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पढ़ाई कैन नेवर बी द सेकंड प्रायोरिटी। अगर आपको एक टॉपिक खत्म करना है वर्सेस आपको फ्रेंड बुला रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो आपको पहले हमेशा टॉपिक खत्म करने में फोकस करना चाहिए। और पर ये नहीं है कि भाई आप बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाओ, मतलब यू शुड रिलैक्स, यू शुड हैव फन, यू शुड आल्सो प्ले गेम्स। आपको अपने यूथ खराब नहीं करना, 2 साल अच्छे हैं। जब आपके देख रहोगे आप, मतलब एक सबसे मुश्किल ये चीज़ हो जाती है कि एवरीबॉडी इज नॉट डूइंग द सेम रिगरस प्रिपरेशन ऑफ IIT दैट वी आर डूइंग। आपके जो स्कूल के दोस्त हैं वो मस्ती कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, तो फिर हम लेफ्ट आउट फील कर जाते हैं, हम कर रहे हैं यार, हम कर ही क्यों रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो वो उस चीज़ की कोई टेंशन मत लो यार, कि मतलब कि यही है कि यार आप अगर आप बर्ड हो तो आप जरूरी नहीं है ना आप ग्राउंड पे सारे बच्चों के साथ उनके साथ उड़ते चला, आपको उड़ना है तो फिर आपको उनको छोड़ते चलना पड़ेगा। आप यू कैनॉट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर्स, यू कैनॉट कंपेयर द फन दे आर हैविंग विद योर्स। उनकी भाई अभी मजे कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके ना मजे करें, हो सकता है आगे जाके स्ट्रगल करें, तो अभी फोकस कर लो, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। यार देखो, मेहनत को फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा ही बनाना पड़ेगा तुम्हें। आज बना लो या 20 साल बाद बना लो, आज बना लोगे तो 20 साल बाद तुम एक अच्छी जॉब में होगे और अच्छी लाइफ जी लोगे। 20 साल बाद जब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी, जब तुम जॉब के लिए ढूंढ रहे होगे, तब तुम्हें हार्डवर्क को बाय डिफॉल्ट फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तुम धक्के खा रहे होगे जॉब के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हारे फाइनेंशियली बहुत वीक होगे, तो हार्डवर्क को तो यार फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बना लो। फिर लेकिन मस्ती वस्ती करते रहो, किसी भी चीज़ के एडिक्ट मत हो, कि कोई भी हो गया, गेमिंग के एडिक्ट मत हो या आपको कोई गर्लफ्रेंड के ऊपर एडिक्ट मत हो, पर मस्ती कर लो, लेकिन पर पढ़ाई हमेशा या हार्डवर्क जो है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अब मेरा IIT में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मेरा IIT में नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया। बच्चों को सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है, तो क्या क्या हो गया भाई IIT तो एंड ऑफ द रोड थोड़ी है यार। IIT तो एक सिंपल एक सिंगल इंस्टीट्यूट है, कितने इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में। और आप इंजीनियरिंग, तो मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे इंजीनियरिंग तो कम हो रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की, यहाँ ये कंपनियों में भर्ती करने हैं इनको। तो ये कोई हेल्दी इंजीनियरिंग नहीं है IIT की भी पढ़ाई। तो जो अगर कोई यहाँ पे IIT भी आके जो अच्छे से यूटिलाइज वही कर सकता है जिसको पढ़ने का शौक है, और पढ़ने का जिसको शौक है उसका रह भी गया तो वो बाहर के इंस्टीट्यूट से आराम से पढ़ सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि यार कोडर्स जो है, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, अब के IIT से भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के कोडर्स निकल रहे हैं इंडिया से, जो IIT से नहीं निकल रहे, बहुत नॉर्मल इंस्टीट्यूट से भी निकल जाते हैं। तो IIT तो यार एक जस्ट ब्रांड बना दिया गया कि मतलब कि IIT में पहुंचना है तो मतलब ब्रांड बन गया। उसके बाद अगर आपके साथ टाइटल लग जाएगा, एक अच्छी बात है। ये नहीं बोल रहा कि IIT मत हो, आपके साथ जुड़ेगा कि IIT, आप एक IITian हो, आप एक IIT के एलुमनाई हो, आपको अच्छी आपकी नॉलेज, उसके बहुत लोगों से आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे और अच्छी कंपनी से आप के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे आपके पास। तो ठीक है, आप मेहनत तो करो IIT में आने की, पर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड यार। कि ये तो यहाँ के इंजीनियरिंग तो मैं कहूँगा इतनी भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ज़्यादा प्रेशर है, इतनी ज़्यादा मज़े भी नहीं आते हैं पढ़ाई करने में। तो और अगर आप खुद से डेडिकेटेड आदमी हो, जैसे अगर आपने खुद अंदर अपने हार्डवर्क को बोल दिया कि हाँ मैं प्रायोरिटी दूंगा, बल्कि यार मैं तो आई लाइक दो स्टोरीज मोर की, मैं IIT में नहीं गया साला, फिर भी मैं देख लो तुमसे ऊपर काटा हूँ, तुम्हारे बॉस हूँ, वो स्टोरीज मुझे ज्यादा पसंद है यार। जाते जाते अभी कोई टिप दे दो जो बच्चों के काम आए IIT, मतलब उसके लिए, JEE मेंस और एडवांस के लिए, कुछ भी एक अच्छी टिप दे दो। यार देखो, इसमें 4-5 दिन रह गए, तो 4-5 दिन में तो स्ट्रेस तो प्लीज मत लीजिए। कोविड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ था बीच में, अभी थोड़ा कूल डाउन हुआ इंडिया में। तो फिर भी अगर कोविड की वजह से या फिर दूसरे रीजन की वजह से आपके घर में स्ट्रेस हुआ, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। मैं जानता हूँ मुश्किल है, पर जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे अपने IIT के एग्ज़ाम में। और यार एग्ज़ाम जो है ये एक सिंगल एग्ज़ाम है, और दिस डज नॉट जज कि आप क्या कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप बाहर IIT चाहे नहीं भी होए तो उसके बाद आप या तो दोबारा ट्राई कर सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से उसके अलावा भी उसमें ट्राई कर सकते हो, या फिर द इंस्टीट्यूट तो क्या करता है, एक बंदे को अंदर से उसकी बेटर क्वालिटीज निकालने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ आपको लगा लो ना कि आपको हार्ड रोड मिली है। अगर IIT में आ गए तो आपको ईजी रोड मिल गया, लगा लो, पर IIT में नहीं आए तो आपको हार्ड रोड मिली है। तो यार आपकी
जिंदगी और ज्यादा स्ट्रगल से भरी होगी, लेकिन जब आप निकलोगे ना उससे, तो उसके बाद आप ज्यादा अचीव करोगे। मतलब आप कोई भी सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो, कोई भी सक्सेस स्टोरी उठा के देख लो, उसमें आप देख लो कि किसका चाइल्डहुड आसान रहा था, किसका चाइल्डहुड इजी रहा था, कोई एक ऐसी स्टोरी बताओ जो मिलियनर था पर वो बिलियनर बन गया। कोई स्टोरी नहीं है, सारे के सारे स्क्रैच से उठ के बने हैं। तो अगर तुम्हें अगर फेलियर मिल रहा है ना, तो मतलब वो तुम्हारे लिए एक हिडन जेम है, वो उसको तुम डिमोटिवेट मत हो, उससे स्ट्रेंथ लो और आगे चलो। और भाई यही है कि भाई सिर्फ पढ़ाई के अंदर अगर प्रेशर लेके पढ़ाई के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स से आ गए हो, किसी भी लाइन में आ गए हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पढ़ाई में रहना। अगर आपके दूसरे पैशन फॉलो करो, उनको भी टाइम दो, साथ साइड बाय साइड पढ़ाई भी करो। दिस इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच कैन मेक सक्सेसफुल। पर ये है भाई, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये तो भाई बिल्कुल सही है, किसी भी चीज में जाओगे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच स्पर्श भाई, आपने काफी कुछ चीजें एक डिटेल्ड मैनर में बता दी बच्चों को, और काफी आपने हेल्प कर दी बच्चों की, और आपने बहुत अच्छी लास्ट में जाते जाते भी एक अच्छी टिप दे गए बच्चों को। तो उसके लिए मेरी तरफ से सबसे पहले थैंक यू सो मच, बच्चों की तरफ से थैंक यू सो मच, और आने के लिए शुक्रिया यार। नहीं यार, कोई ऐसी तो बिल्कुल यार, बहुत हैप्पी हूँ कि अगर किसी भी एक भी बच्चे को हेल्प हुए, ऐसी अपनी स्टोरी सुना के भी भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं आने में, क्योंकि मेरी एक एक्चुअली सुबह अभी इंटर्नशिप करके आ रहा हूँ और शाम को भी प्रोजेक्ट है मेरा एक। तो मतलब वो यार आईटी की है, उसमें थोड़ा रैट रेस में हम भी जुड़ तो गए ही हैं। पर ठीक है, मज़ा है यार। और जो भी कोई देख रहा है तो मतलब अच्छे से देना पेपर, जिसको भी अगर हेल्प कर रहा है आगे जाके। अगर आप पेरेंट्स को देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चे को फोर्स करो किसी भी चीज़ करने के लिए। जो भी अंदर से अगर करेगा तो ज़्यादा बढ़िया करेगा। और अक्षत यार, बड़ा मज़ा आया आपसे मिलके। बढ़िया क्वेश्चन प्रिपेयर करके आए थे आप, और मज़ा आया। थैंक यू सो मच भाई, और आपने अपने बिजी और एक्टिव शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। अरे यार, नो इश्यूज, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच भाई।